लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं भुवनशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्याम भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया जय। सो मित्रों, भाइयों बहनों, पुनः आपका स्वागत। आज 4 सितंबर की तिथि है, तो इस रेगुलर सैटरडे का जो हम प्रोग्राम करते हैं उसको इस दिनों कई दिनों बाद मिल रहे हैं, क्योंकि बीच में तो मास पारायण कर रहे थे तो रामायण का आनंद ले रहे थे। We come to now our sort of a regular programs. तो आज इस सबसे पहले हम एक बच्चे को सुनते हैं और देखिए फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, स्वास्थ्य का बेटा, चलो। सबको प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराज, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहनि दिखावा, निकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवार। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मांड मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिखपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर गए सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर
असुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जय जलधि लांगी गए अचरज नाई, गुरु तम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते, राम दुलारे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षत काहू को डरना, आपन तेज सम्हारो आप, तीनों लोक हाथ के कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन पल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जारी, जहाँ जन हरि भक्त कहाई, और देवता चेतन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई, जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा, पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, चारों भाइयों की जय, हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर बिटिया, बहुत सुखी रहो, संपन्न रहो, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत खुश रहो। तो ये थी स्वास्तिका अग्रवाल, 6 साल की उम्र है और हनुमान चालीसा पूरा कंठस्थ है, और बनारस में जितेंद्र और श्वेता की बेटी है, तो जितेंद्र यहाँ रेगुलर आते हैं, आप से मिले हुए हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल कि हम बच्चों में संस्कार, बच्चे को तो खैर आशीर्वाद है ही, पर उससे ज्यादा आशीर्वाद उनके माँ बाप को है, जैसे संस्कार दे है कि नहीं। यही हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को, और हम में से तो कई हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन, उनको हम इस तरह के थोड़ा संस्कार देंगे। ताऊजी दादी ने बोलो, ताऊजी और दादी ने हमको मिल के सिखाया है। हाँ, बहुत सुंदर बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये इस तरह के संस्कार परिवार में मिल रहे हैं। जॉइंट फैमिली में रहते हैं सब भाई लोग, तो घर में दादी हैं, ताऊजी हैं, सो इस तरह के संस्कार हम सब परिवार में मिलते रहे बच्चों को, तो फिर बात ही क्या है। फिर हमें अपने आप हमारा जो धर्म है, हमारी संस्कृति है, अपना फैल जाएगा, हमें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो सो ब्यूटीफुल, गॉड ब्लेस यू बेटे। दूसरी क्लास में पढ़ती हैं, बड़े जरा छोटी सी बच्ची है, आप जिस सोच। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा आप सबको ज्ञात है कि हम प्रयास करते हैं कि हर महीने के पहले सैटरडे वी हैव इनवाइटेड स्पीकर, जो किसी विषय पर हमें बड़े डिटेल में उसके बारे में बताएं। सो वी ऑल लर्न समथिंग स्पेशल। सो आज के हमारे आदरणीय गेस्ट कहूँ, अतिथि कहूँ, मित्र कहूँ, है श्री नीलेश ओक जी,
जो यहाँ अटलांटा यूएस में रहते हैं। तो 5 साल पहले जबलपुर में रामायण कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मुझे जाने का सौभाग्य मिला था और इनको मिलने का, उनको सुनने का मौका मिला था। तो इन्होंने जो कितनी सारी जो मिथ हैं, लोग कहते हैं अच्छा राम राम हुए भी थे कि नहीं, आपके पास क्या प्रूफ है? हम मैं और धर्म के लोगों की बात नहीं कर रहा, हमारे सनातन धर्म में ऐसे लोग हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। प्रश्न हुए थे कि नहीं, अरे ये सब तो ये कपोल कल्पना है, और कब हुए थे? सो और कब हुए पे भी बहुत सारे वाद विवाद हैं। कोई कहता है 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 5 लाख साल पहले। सो वी डोंट नो ऑल दैट। सो नीलेश जी ने बहुत परिश्रम से बड़े सब ग्रंथों का अध्ययन किया है और बड़ी साइंटिफिकली उन्होंने ग्रहों की दशा और तारों की दशा या दिशा क्या कहना चाहिए मुझे, उनको उनका अध्ययन करने के बाद में बड़े रिसर्च किए and he has drawn his own conclusions. So that way it is very scientific approach. अब उनको आपको बैकग्राउंड में देखें तो अपनी पढ़ाई लिखाई से तो उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस, BSMS केमिकल इंजीनियरिंग किया। उसके बाद में एग्जीक्यूटिव MBA किया। 3 पुस्तकें लिखी हुई हैं इन भारतीय संस्कृति के इतिहास पे। और इस हमारी जो संस्कृति है इसके बारे में लोगों को जागरूक करना है, इनका जीवन का एक ध्येय बन गया है। तो बहुत इज वेरी वेल सॉट स्पीकर। तो मुझ पर कृपा की इन्होंने, मैंने इनको रिक्वेस्ट किया और ये तुरंत तैयार हो गए। वेरी हार्ड टू गेट। सो हिज टॉक इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस एंड लॉजिकल रीजनिंग, नॉट लाइक दैट के भाई कई बार हम और लोग सुनते हैं तो अच्छा आपको हम ऐसा कह रहे थे, आपको मानना, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। अब उनसे पूछें किस शास्त्र में कहाँ लिखा हुआ है, किसी को कुछ पता नहीं। ऐसा मुझे कहना नहीं चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम they just avoid such questions. So that is not the case with Nilesh ji. So I think I consider very fortunate myself कि आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बता रहे हैं और आज हमें उनको सुनने का मौका मिलेगा। तो आज बात करेंगे विशेष करके रामायण पर कि इसके इतिहास की, नक्षत्रों की दृष्टि से इसका क्या इतिहास है। पर एज आई टोल्ड यू ही इज एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। सो इसके बाद में आप अपने प्रश्न तैयार रखिए, ऐसा मौका आपको मिलेगा नहीं आप प्रश्न पूछने का और अच्छे उत्तर, और जो हिस्टोरिसिटी से लेते हुए जितने जरूरी को रामायण से हो, द्वापर युग में कृष्ण एरा से हैं कि कृष्ण भगवान कब हुए और थिंग्स लाइक दैट। सो ऐसे आपको कोई भी प्रश्न हो, आई एम श्योर ही विल एंटरटेन। सो बस इतने परिचय के बाद में मैं हो जाता हूँ चुप और इनको बोलना चाहिए उनको आमंत्रित करता हूँ कि क्या आप हमें बताएं जरा थोड़े से इतिहास के बारे में जिस पर हम विश्वास कर सकें। तो जय श्री राम, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू हैव योर टॉक। नमस्कार, माय प्रणाम टू एवरीवन, जय सिया राम। और ओम प्रकाश जी ने मुझे हिंदी में बात करने की रिक्वेस्ट की है, तो इसलिए मैं पहले ही एक हिंदी में ही करना है ना। ओम प्रकाश जी आपने वही कहा था ना। हाँ, सबको इंग्लिश आती है तो मेरे लिए आप म्यूट पे ओम जी, आप म्यूट पे ओम जी, आप म्यूट पे। तो ओम प्रकाश जी आप म्यूट पे। ओह नहीं, मैं ये कह रहा था कि हिंदी इज बेटर, बट इफ यू आर मोर कंफर्टेबल विद इंग्लिश सो यू कैन यूज अ हाइब्रिड मोड। हाँ, मैं हाइब्रिड मोड करता हूँ, लेकिन मैं हिंदी में प्रयत्न करूंगा। मैं ये कहने ये था कि हिंदी, आप सब जो लोग जिनकी हिंदी स्पेशली अच्छी है वो ध्यान में रखे कि हिंदी मेरे लिए नंबर 3 लैंग्वेज है। मेरी मदर टंग है मराठी, उसके बाद इंग्लिश। अभी अमेरिका में इतना साल रहना हुआ, मेरे लाइफ के ज्यादा साल मैंने अभी नॉर्थ अमेरिका में बिताए, और फिर उससे थोड़ा हिंदी का ट्रबल हो जाता है। कंप्यूटर लैंग्वेज की मैं बात करें तो ऐसा हो जाता है कि मैं समझ लो मेरे दिमाग में 5 मेगाबाइट्स ऑफ रैम है ना, तो हिंदी में बोलने लगूं तो उसमें से 4 मेगाबाइट्स हिंदी के शब्द ढूंढने में जाती है, और फिर 1 मेगाबाइट्स में बाकी सब काम चलता है। तो आप मुझे माफ करें जो शब्दों का प्रॉब्लम होगा वो, लेकिन मैं हिंदी में प्रयत्न करूंगा। मुझे भी हिंदी में बोलने को अच्छा लगता है, आती नहीं है, वो प्रॉब्लम है। ठीक है, और जरूरत पड़ी तो इंग्लिश में भी बात करूंगा मैं। तो आपको एक मुझे ये मेरा उद्देश्य ये है कि एक थोड़ा सा मेरे काम का, रामायण का जो काल निर्णय मैंने किया है उसका आपको परिचय हो ना।
हम जो सब अभी यहाँ आज कॉल पे आए हैं वो तो सब राम भक्त है, अलग अलग स्टेज में होंगे लेकिन राम भक्त है। तो राम भक्त के लिए ये प्रश्न है नहीं मन में कि राम भगवान हुए कि नहीं, वो तो प्रश्न ही नहीं है। और दूसरे भी एक्सट्रीम लोग हो सकते हैं कि जिनको कुछ भी कितना भी बताओ उनको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, उनके लिए वो राम सिर्फ एक वो स्टोरी है, कोई इतिहास कुछ है ही नहीं। ओके, दीज आर द एक्सट्रीम्स। तो एक्चुअली ये दोनों एक्सट्रीम के लिए ये जो मैं बोल रहा हूँ वो है नहीं इन अ वे, लेकिन जो राम भक्त है उनके लिए ये जरूर है जो आप सब हैं। जैसे कि हम भक्ति में भी ये कहते हैं, मैं थोड़ा भागवत पुराण पे जाना चाहता हूँ, मैं स्लाइड भी शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। तो हम भक्ति में ये सोचते हैं कि नहीं बाबा मैं तो भक्त हूँ, मैं भक्त हूँ मीन्स मुझे और कोई करने की जरूरत नहीं है, मैं जो करना है वो करूंगा, लेकिन मैं मेरा जप तप करूंगा, पूजा कर रहा हूं मैं तो पूजा करूंगा और मेरा हो गया। लेकिन अभी आप भगवत गीता में भी ऐसे कृष्ण भगवान कहते नहीं कि आप भक्त है तो और कुछ करना नहीं है। और भागवत पुराण तो हम सोचेंगे जिन्होंने, जिनको सब पता है और जिन्होंने भागवत पुराण का अध्ययन किया है, कि भागवत पुराण मीन्स तो पूरा भक्ति की भक्ति रसामृत के लिए ही है। वो भागवत पुराण में भी ये कहा है कि जब आप भक्त हो जाते हो, जो कृष्ण उद्धव गीता कहते हैं, कृष्ण उद्धव को उपदेश कर रहे हैं, और उसमें वो कहते हैं, ये कहते हैं कि भक्त का कैसा जीवन होता है। जो 11वां जो 11वां जो स्कंद है उसमें आप चर्चा करेंगे, तो वो बोलते हैं कि जो भक्त होता है वो तो अपने हिसाब के अनुसार उनको जिस चीजों में इंटरेस्ट है उसमें वो बहुत सारा ज्ञान का निर्माण करते हैं। लाइक उन्होंने कहा है ज्ञानम विशुद्धम विपुलम यथेतद वैराग्य विज्ञान युतम पुराणम आख्या ही विश्वेश्वर विश्वमूर्ते, और वो दोनों को एक जगह लाते तद भक्ति योगम च महद विमृग्यम। वो ऐसी ऐसी चीज है कि जिसके बारे में पता करना चाहिए, महद विमृग्यम वर्दी ऑफ नोइंग, ऐसी चीजें ढूंढ के उसके बारे में ज्ञान संपादन करते फिर लोगों के साथ शेयर करते। मैं इसलिए कहा, आपको उपदेश करके या आपको सजेशन करके नहीं कहा, लेकिन हमारे देश में भी अब कब से शुरू हुआ पता नहीं, लेकिन एक भक्ति के नाम पे ऐसा भी एक थोड़ा दृष्टिकोण होके बैठा है। इसलिए भी शायद कभी हमें एक बुरा नाम मिल जाता है कि ये भक्ति में सिर्फ वो जप करते बैठेंगे। वो जप और तप का भी कभी कभी हमारे यहाँ कंफ्यूजन रहता है। एक्चुअली जब हम नाम ले रहे हाथ में माला लेके हम उसको जप कहते हैं, वो सही है, बट इन रियलिटी आप ग्रंथ पढ़ोगे तो उसको तप कहा गया है, बिकॉज हम काउंट कर रहे हैं तो आप फोकस उसमें हो, लेकिन उद्देश्य ये है कि आप जब करते करते वो इतना आंतरिक बन जाए कि आप कुछ भी काम कर रहे होगे तो भी तो जब तो चलता ही रहेगा। ओके, ये एक भक्ति की व्याख्या की गई है कि वो ज्ञान संपादन करते हैं। अभी भक्त के लिए ये क्यों जरूरत है पता करने की? ओम प्रकाश जी ने अच्छी तरह बोला कि जब लोग आपको क्वेश्चन पूछते हैं तो भी आप उसके उत्तर दे सकते हैं। आपके चिल्ड्रन हो या ग्रैंड चिल्ड्रन हो, वो लोग भी क्वेश्चन पूछेंगे आपको। और ये बात सिर्फ अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंडिया में तो अमेरिका से भी ज्यादा प्रॉब्लम होके बैठा है कि जो छोटी जो नई जनरेशन है ना, वो जल्दी हम मिस कर रहे हैं, वी आर लूजिंग देम। वो एक हाथ में उनके स्मार्टफोन आ गया, हमारे सबके हाथ में ही स्मार्टफोन है, एक स्मार्टफोन आ गया तो वो एक अलग विश्व में चले जाते हैं जो डिसाइड करते हैं, और हम क्विकली लूज कर रहे हैं। जो डिफ्यूजन के कारण भी हम समझते थे, जैसे कि बहुत सारे लोग, हम बड़े होते हुए तो हमें चाहिए नहीं चाहिए तो सब जगह मंदिर चल ही रहा है, कुछ पूजा चल ही रही है, तो थोड़ा डिफ्यूजन से भी लोगों को जो पता चल जाता है, वो अमेरिका में तो बिल्कुल ही नहीं होता, अमेरिका में बिल्कुल ही नहीं होता। इसलिए भी ये पता करना जरूरी है। फिर ऐसा भी हो जाता है कि जब हम कोई एक संप्रदाय में जाते हैं, कोई हम एक गुरु को लेके जाते हैं, तो आपको सबको शिवाजी महाराज का तो नाम पता होगा, और शिवाजी महाराज के जो गुरु थे वो भी एकदम सॉलिड राम भक्त थे, समर्थ रामदास स्वामी करके। उन्होंने भी कहा है कि जब हम कोई संप्रदाय की बात करती है तो वो जनरली अनुमान तर्क से ही चलते रहता है, लेकिन सच में सत्य क्या है कोई सब जगह ढूंढने के लिए लोग नहीं जाते। लेकिन सत्य तो वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में दिया ही है। और फिर बहुत सारी जो रामायण है उसका हर एक का अपना अपना अलग अलग एम्फेसिस है। जैसे कि तुलसीदास जी का जो मानस, उसका भक्ति पे ज्यादा उसका एम्फेसिस है। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ थोड़ा इतिहास की दृष्टि से बात करने वाला हूँ, और इसलिए वाल्मीकि रामायण ये मेरा मुख्य स्रोत उसके लिए रहने वाला है। तो उसके साथ मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं मैं। Okay, so I will go for like 40 minutes or so, 40-45 minutes, and then हम कुछ प्रश्न ऐसा कुछ कर सकते हैं, प्रश्न डिस्कशन करके।
So let me do this. Okay. All right. So ये ओम प्रकाश जी ने अच्छी तरह बनाया था, तो उधर से ही मैं शुरुआत करता हूँ। ये जो आपको जो मेरा ये स्क्रीन दिख रहा है ना, आगे का स्क्रीन दिख रहा है ना, टाइमलाइन ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन करके आपको। ओके, समवन कैन अनम्यूट एंड जस्ट से दैट दैट दे कैन सी इट। हाँ, दिख रहा है। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो मेरे एक पास्ट 30 साल के मेरे संशोधन का वो एक समरी आप कह सकते हैं, और कोई विषय में भी मैं किया है, लेकिन ये जो मैं दिखा रहा हूँ वो जिसको हम काल निर्णय कहते हैं उसके ऊपर। तो बीच में का जो एक्सिस है वो है समय का, काल का एक्सिस, आप काल का अक्ष कह सकते हैं। टुडे जहां लिखा है वहां आज का हमारा समय 21st सेंचुरी। अभी हम इंग्लिश कैलेंडर उसका यूज करना पड़ता है हमें एवरीडे, कब प्रोग्राम है तो भी हम बोलते हैं 4 सितंबर को है, तो वो जो 0 रेफरेंस पॉइंट है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर का। उसके पीछे जाना है तो जहां -5 के ऐसा लिखा है वो 5000 BC, बिफोर कॉमन एरा, BCE। -10 के 10,000 BC, यानी कि 12,000 साल पहले। ऐसा वो समय पीछे चले जाएगा। मेरी जो संशोधन की जो शुरुआत हुई वो शुरुआत हुई महाभारत के एक श्लोक के साथ। वो आज का विषय ही नहीं है, वो एक सिर्फ 2 लाइन, श्लोक मीन्स 2 लाइन रहते हैं। या चैषा विश्रुता राजस त्रैलोक्य साधु सम्मता अरुंधति तया पेश वशिष्ठ पृष्ठतः कृत। और मैं तब कनाडा में मास्टर्स कर रहा था, और मुझे लगा मैं इंजीनियर हूं ना, तो मुझे लगा चलो अभी इंजीनियरिंग के लिए कितना समय लगता है सॉल्व करने के लिए। ऐसे एक खगोल शास्त्र का वो संदर्भ है कि जो संदर्भ आज वैसा नहीं है। और व्यासदेव जी ने महाभारत में लिखा है कि उस समय, महाभारत के समय, उसका ऐसा ऐसा सिचुएशन था। वो क्या है मैं आज बताता नहीं, क्योंकि आज का वो विषय नहीं है। तो मुझे लगा एक वीकेंड पे या 2-3 वीकेंड में मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। मुझे 15 साल लगे, 1995 से लेके 2009 तक मैं वो काम तो बाकी कर रहा था, लेकिन ये संशोधन के नाम पे सिर्फ वो एक श्लोक पे काम कर रहा था। लेकिन जब मैंने उसको फाइनली उसका उत्तर निकाला 2009 में, तो एक बहुत आश्चर्य की बात हुई। उसमें आश्चर्य भी नहीं लगेगा हमें, जैसे कि हम जिक्सॉ पजल सॉल्व करते हैं या क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करते हैं। पहले समझ लो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन एक बार सॉल्व होने लगा तो फटाफट शब्द आ जाते हैं और सॉल्व हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ। एक बार मैंने उसका उत्तर ढूंढने के बाद महाभारत के 300 से ज्यादा ऐसे खगोल शास्त्र के प्रमाण है, खगोल शास्त्र के साक्ष्य है, वो श्लोक के फॉर्म में आते हैं। वो एकदम सब क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करने जैसे वो बैठ गए। वो पैरेलल में मैं रामायण पे भी काम कर रहा था, ऐसे कुछ हो सकता है क्या करके। अपना इंग्लिश में बोलते हैं ना, डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। आप रिसर्च कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसका आपको उत्तर मिल ही जाएगा। तो मैं रामायण पे भी ऐसे काम कर रहा था, ये सब मेरा पैशन था। और बाय दैट टाइम वो महाभारत का होने के बाद तो रामायण पे मेरा और विश्वास हो गया कि रामायण का जो मैंने डेट निकाल रहा हूँ वो करेक्ट है। उसको मुझे और थोड़ा 2 साल लगे 2014 तक, और मैं फिर रामायण का 2014 में ये मैंने समय निकाला कि राम रावण युद्ध का जो समय है वो 12,209 BC, यानी कि सिंप्लिसिटी के लिए 14,000 साल तक। नाउ ओम प्रकाश जी को बलराम सिंह जी भी पता है, बॉस्टन वाले, वो अयोध्या वाले ही है, अयोध्या के ही है वो। उन्होंने 17 में मुझे पूछा, 16 में 2016-17, वही ओम प्रकाश जी जिस कॉन्फ्रेंस में हम मिले थे उसके पहले ही कॉन्फ्रेंस में, मैं वही कॉन्फ्रेंस के लिए आया था, दूसरे कॉन्फ्रेंस के लिए। और मुझे उन्होंने पूछा कि अच्छा आपने महाभारत रामायण पे तो अच्छा किया, ऋग्वेद पे कुछ काम किया है क्या? तो तब तक मैं 2016-17 तक ऋग्वेद का सोचा भी नहीं था। लेकिन जब उन्होंने पूछा, एक्चुअली वो ऋग्वेद पे नहीं था, वो सरस्वती पे कॉन्फ्रेंस थी, और उन्होंने पूछा आपने सरस्वती पे कुछ काम किया है क्या? तो मैंने सरस्वती पे डायरेक्ट सरस्वती करके काम नहीं किया था। लेकिन जब आप महाभारत पढ़ोगे तो महाभारत में 200 से ज्यादा, 200 से ज्यादा सरस्वती के बारे में डिस्क्रिप्शंस आती है, साक्ष्य आती है। और रामायण में भी आती है, ज्यादा नहीं है, रामायण में 4-5 रेफरेंसेस होंगे। तो उसके कारण मेरा अभ्यास तो हुआ था। तो मैंने वो 2017 कॉन्फ्रेंस में जो प्रेजेंट किया, वो ऊपर का जो ऋग्वेद का जो समय है, वो समय ऐसा आता है कि ऋग्वेद का जो सब जो 10 मंडल है वो एक समय में किए नहीं हुए, बट उसका जो समय
अप्रोक्सीमेट समय बोल सकते हैं हम, वो ऐसा है कि 6th मिलेनियम, यानी कि जब व्यासदेव जी ने उनकी पुनर्रचना कर दी ऋग्वेद की, इसलिए वो महाभारत का ही समय आता है। लेकिन ऋग्वेद में कोई ऐसी ऋचा, कोई ऐसे सूक्त है कि उनमें जो साक्ष्य है नदी के बारे में, नदी विज्ञान के बारे में, और वो साक्ष्य लेके आज हम उनका कंपैरिजन आजकल का जो मॉडर्न रिसर्च हुआ है नदी विज्ञान के बारे में उसके साथ करें, तो हमें ये पता चलता है कि जो ऋग्वेद के कोई मंडल के तो कम से कम जो सूत्र है, बाकी भी पुराने हो सकते हैं, लेकिन कोई मंडल के सूत्र तो डेफिनेटली 24,000 साल से पहले, 24,000 ईयर्स से भी पहले वो डेफिनेटली है। तो आज से आपको एक चीज भी बाहर लेके जाना है कल से, और आपने पहले मेरा काम पढ़ा नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि हमारी जो संस्कृति है उसको आजकल के आधुनिक विज्ञान के साक्ष्य के द्वारा भी हम ये कह सकते हैं कि कम से कम 24,000 ईयर्स से ज्यादा हमारी सिविलाइजेशन है, हमारी संस्कृति है। ओके, तो ये वो समरी हो गई। नाउ हम रामायण पे बात करेंगे। नाउ जो विज्ञान का जो फ्रेमवर्क कहते हैं ना, साइंस का फ्रेमवर्क, लाइक लॉजिक ऑफ साइंटिफिक मेथड, वो एक्चुअली बड़ा सा सिंपल है वो, लेकिन वो सिंपल है, कभी कभी डिसीविंग हो जाता है लोगों को, कभी सिंपल होके वो भी नहीं फॉलो कर सकते। उसमें 5 बातें हैं। अभी सर कार्ल पॉपर करके आपने नाम सुना होगा, बड़े वेस्टर्न वर्ल्ड में ग्रेटेस्ट फिलोसोफर ऑफ साइंस समझे जाते हैं। वो 1994 में वो चले गए होंगे। he was like almost that much old, 90+ year old at that time। तो उन्होंने कैसा डिस्क्रिप्शन किया है, वो इंग्लिश में मैं कहता हूं कि बोलते हैं कि दिस इज अ साइंस, क्या चीज है, इट इज अ ट्रायंगुलेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन, टेस्टिंग। जो बीच में का जो त्रिकोण है उसको ट्रायंगुलेट करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ थियरी, जो सिद्धांत हम कहेंगे या प्रमेय कहेंगे टॉप में, एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ बैकग्राउंड नॉलेज, जिसको हम आगम कहते हैं, शब्द कहते हैं, और बैकग्राउंड नॉलेज। नाउ ये मॉडर्न साइंस की भाषा हो गई, लेकिन आपको ये भी बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन पता नहीं है, तो यही हमारे जो हमें दर्शन शास्त्र जिसको हम कहते हैं, जैसे कि 6 दर्शन शास्त्र फेमस समझे गए, उससे भी ज्यादा है, लाइक जैसे बुद्धिस्ट, जैनिज्म, ऐसे और एडिशनल आ जाते हैं, चारवाक भी आ जाते हैं। हमें चारवाक को भी हमारे टेबल पे सीट है, चारवाक के लिए भी, जिनका अलग टाइप का डिस्कशन वाल्मीकि रामायण में भी आपको सुनने को मिलता है चारवाक के बारे में। लेकिन जो षड शास्त्र समझे जाते हैं उसमें यही डेफिनेशन, यही व्याख्या आपको मिलेगी विज्ञान की। ये हमें हमारे सब लोगों को समझना भी जरूरी है, और जो नई जनरेशन है उनको तो जरूर सिखाना जरूरी है, बिकॉज वो साइंस साइंस कहते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो शब्द इधर यहाँ यूज किए हैं ना, मैं आपको 2 उदाहरण करके बताता हूँ कि आप पतंजलि योग सूत्र में चले जाइए, तो जो पहला ही जो समाधिपाद शुरू हो जाता है, उसमें नंबर 7, 8 और 9 ऐसे जो सूत्र है पतंजलि योग सूत्र के, वो उससे तो विज्ञान की और उत्तम व्याख्या हो ही नहीं सकती। और ये सिर्फ हम हमारे संस्कृति के लिए प्राइड, अभिमान, इसलिए मैं कह नहीं रहा हूं। जो पहला जो नंबर 7 का जो सूत्र आता है, वो आता है इधर, इधर आप वो शब्द देखिए, वो लास्ट नीचे के 3 शब्द आते हैं, उसमें आता है कि पतंजलि कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि, बिकॉज वो योग की बात कर रहे हैं, ओके, इसलिए कोई चीजों की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि। आप न्याय दर्शन पे चले जाइए, तो सेज जो गौतम है, ऋषि गौतम ऋषि, वो कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द प्रमाणानि। वो थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके वही बात कह रहे हैं। तो ये 5 चीजें जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप न्याय दर्शन में अवयव करके आपने कभी पढ़ा होगा, तो उसमें भी 5 चीजों की बात होती है कि आपकी प्रतिज्ञा क्या है, आपका हेतु क्या है, आपका उदाहरण क्या है, लाइक दृष्टांत क्या है, उसके बाद आप दृष्टांत का उपयोग कैसा करते हो, और फाइनली कंक्लूजन या इन्फरेंस कैसा निकालते हो। जो अवयव करके जो स्ट्रक्चर है वो भी 5 स्टेप्स है, और एग्जैक्टली यही 5 स्टेप्स है। ओके, मैं आगे चला जाता हूँ। तो इसकी शुरुआत हम, हमारा जो प्रारंभ करते हैं कोई भी संशोधन का, वो कहाँ से करते हैं, उससे अभी प्रिंसटन के प्रोफेसर व्हीलर करके थे, बहुत फेमस प्रोफेसर होके गए, उनके स्टूडेंट भी और फेमस है, रिचर्ड फाइनमैन, आपने नाम सुना होगा, तो जो न्यूक्लियर बॉम्ब पे के टाइम में काम किया था, और वेरी वेरी चैरिस्मेटिक कैरेक्टर रिचर्ड फाइनमैन, उनके गुरुजी आप बोल सकते हैं। वो व्हीलर ने क्या बोला है कि इफ सपोज आपको आपके आयुष्य आपको अच्छी तरह से बिताना है, और आपको जब
फाइनली हमारे जयराम जी का समय आ जाता है, तो आपको ऐसा लगे कि भाई मैंने अच्छा लाइफ जी लिया। तो बोलता है वो जीने का सीक्रेट ये है कि आप लाइफ में आपका जो विषय में आपकी रुचि हो उसमें एक टफेस्ट अनसॉल्व प्रॉब्लम ढूंढ लो और उसको सॉल्व करने का प्रयत्न करते रहिए। वो शायद सॉल्व होगा नहीं होगा, लेकिन आपका लाइफ तो सफल हो जाएगा उसमें से, है ना। सो जो जो संशोधन होता है उसकी उसकी शुरुआत, उसका प्रारंभ टफेस्ट अनसॉल्व प्रॉब्लम से हो जाता है। उसके बाद वो सॉल्व करने के लिए हम कोई सॉल्यूशन प्रपोज करते हैं, जिसको हम प्रमेय कह सकते हैं, कंजेक्चर, गेस, थियरी, सिद्धांत, प्लॉजिबल सॉल्यूशन। वो करने के बाद क्या होता है, विज्ञान की भाषा में मैं कह रहा हूं, तो उससे हमें वो प्रमेय के बाद, ये सिद्धांत के बाद हमें पता चलता है कि कौन सी साक्ष्य में ढूंढनी है। आपको जो द्रोणाचार्य और अर्जुन की जो आपको कथा पता है कि अर्जुन को जब उसकी परीक्षा ले, सब द्रोणाचार्य परीक्षा ले रहे थे सबकी, तो वो जो पैरट को टांग के रखा था ट्री से, और उनको पूछा कि पहले, द्रोणाचार्य कहते थे पहले मुझे बताना बाण छोड़ने के पहले कि क्या आप देख रहे हो। तो आपको एक कथा पता होगी कि कोई लोग तो ये भी कहते थे कि अच्छा, द्रोणाचार्य पूछते थे बेटा क्या देख रहा है, वो कहते थे गुरुजी मैं आपको भी देख रहा हूँ, गुरुजी मुझे सब बहुत सारे पौधे भी दिख रहे हैं, बाकी सारे स्टूडेंट्स भी दिख रहे हैं। तो बोलते थे बेटा बहुत अच्छा, अभी धनुष और बाण नीचे रख दे, मारो मत। और आपको स्टोरी पता है, जब अर्जुन का समय आता है तो अर्जुन को पूछते हैं, तो अर्जुन बोलता है मुझे और कुछ नहीं दिखता, मुझे वो सिर्फ पैरट का एक आंख दिख रहा है जिसको हिट करना है। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं कि नाउ बाण मार दे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब प्रमेय की जब भाषा में, सिद्धांत की भाषा में समझ में आती है, तो इमीडिएटली ये तय हो जाता है कि जो एविडेंस, जो हमें साक्ष्य चाहिए, वो कौन सी साक्ष्य चाहिए और कौन सी साक्ष्य नहीं चाहिए। जैसे कि हम खगोल शास्त्र के आज नक्षत्रों के दर्पण से हम बात कर रहे हैं, तो हम नक्षत्र छोड़ के और कहा नहीं बात करेंगे पहले, ओके, जब तक हम रामायण का समय नहीं निकालते। तो ये एक उसकी बहुत विशेषता है वैज्ञानिक ढंग के से संशोधन करने की। दूसरा, हमें वो उससे ये भी पता चल जाता है कि जो हमें उसके लिए जो बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए, हमें पीछे से क्या क्या अजम्पशन चाहिए, वो भी हमें पता चल जाता है। मैं आपको एग्जांपल ही दूंगा उसका। तीसरी बात यह होती है कि ऐसा ही हमें सिद्धांत प्रतिपादन करना है कि जिसके कारण हम, जैसे साइंस में बोलते हैं कि इंपिरिकल टेस्टिंग करने आना चाहिए। जैसे कि हमें गुलाब जाम है तो हम गुलाब जाम सुनते आ रहे हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन गुलाब जाम हम टेस्ट करके हाँ कि हाँ बहुत ही मीठा है ऐसा हम देखना चाहिए, उसको प्रत्यक्ष टेस्टिंग कह सकते हैं हम। ऐसे भी थियरी को करने आने चाहिए। और ये सब होने के बाद और दो चीजें बाहर आती है। एक तो जब वो सक्सेसफुली हम उसका निगमन करते हैं, तो एक तो पहले वो सक्सेसफुल टेस्टिंग करके जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। और दूसरी बात होती है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करते करते हमें और एक चीज हमें मिल जाती है, जो है इन्फरेंस। जैसे कि उसके लिए ही हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों चीजें जो मैं ब्लू से दिखा रहा हूं वो जरूरी है कि हम जो जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करें, और सॉल्व करते करते हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वो विज्ञान में होना ही चाहिए, वो प्रिस्क्रिप्टिव प्रोस्क्रिप्टिव कैसा भी हो सकता है। तो ये जो 5 चीजें हैं वो मैं मेरे रामायण के संदर्भ में मैं कह रहा हूं कि थियरी क्या थी, प्रमेय क्या था, सिद्धांत क्या था। तो मेरा ये सिद्धांत ऐसा है कि ऑल एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेशंस ऑफ वाल्मीकि रामायण आर फैक्चुअल ऑब्जर्वेशंस। यानी कि वाल्मीकि रामायण में, और आपको नंबर तो दिखने को मिलेगा कितने ऑब्जर्वेशंस है, कितने साक्ष्य है उसमें, बहुत ही सुपर रिच साक्ष्य है। तो उसमें, और अभी राम मलिक जी के पास बुक भी है उधर, तो वो देख सकते हैं, वो पीछे जाके भी देख सकते हैं कितना ऑब्जर्वेशन है उसमें लिखे हुए। कि मेरा ये जो थियरी है वो ये है कि वाल्मीकि रामायण में ऋषि वाल्मीकि जी ने राम कथा लिखते हुए जो जो खगोल शास्त्र के बारे में जो जो साक्ष्य लिखी है, वो साक्ष्य रामायण के समय की है। ये मेरा सिद्धांत है। वो होने के बाद क्या हो जाता है, इमीडिएटली मुझे कौन सा साक्ष्य ढूंढना है वो समझ में जाता है कि जो कोई भी साक्ष्य हो उसका कोई तो खगोल शास्त्र के साथ संबंध होनी चाहिए, खगोल शास्त्र के साथ संबंध होना ही चाहिए। वो उस खगोल शास्त्र के ऐसे रिलेटेड संदर्भ आते हैं 600 रेफरेंस के आसपास, थोड़ा सा कम 575 प्लस। देन हमें प्रश्न पूछना पड़ेगा कि क्या वो हम इंपेरिकल टेस्ट कर सकते हैं, तो उत्तर उसका यस है, ऐसा ही ये कहा है। बिकॉज क्या कहा है कि जो खगोल शास्त्र के जो वर्णन है वो रामायण के समय में ऐसे दिख रहे थे, आकाश में ऐसे दिख रहे थे। तो हम
समझ लो सिमुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऐसा करके हम पीछे जा सकते हैं, तो हमें से दिखाना चाहिए कि जो मैं रामायण का समय कह रहा हूं, जो 14,000 ईयर्स अगो का 12,209, उस समय ये जो वाल्मीकि रामायण में लिखे हुए जो सब साक्ष्य है, वो ऐसे सब जिक्सॉ पजल जैसे या क्रॉसवर्ड पजल जैसे सब एक जगह आने की जरूरत है। ओके, और बैकग्राउंड नॉलेज तो सिंपल हो गया फिर। तो खगोल शास्त्र के ग्रंथ, हमारे भारतीय खगोल शास्त्र के ग्रंथ, आजकल के मॉडर्न खगोल शास्त्र के ग्रंथ, और वाल्मीकि रामायण। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम वाल्मीकि रामायण की बात कर रहे हैं, इतर रामायण की इसमें बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हम इतिहास की बात कर रहे हैं। अभी जो हम जिसको विज्ञान बुद्धि कहते हैं या साइंटिफिक एक्यूमेन, उसमें मैं टेक्निकल इसमें आप नहीं लेके जाऊंगा। तो वो जो साक्ष्य जो मिल जाती है, जो 575 प्लस, उसको अलग अलग ढंग से उसका क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। सिंप्लिसिटी के लिए एक आप कलर में ध्यान रख सकते हैं, एक ब्लू कलर है, स्काई ब्लू कलर है, और दूसरा समझ लो ऑरेंज कलर है। तो उसकी क्या खूबी है? उसकी खूबी यह है, आपने ये कि देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपने वर्नियर कैलिपर जो दिख रहा है ऊपर चित्र, वो आपने यूज किया होगा तो आपको सहज इजीली इमेजिन करने होगा उपमान जैसा, कि आपको कोई उसकी बात काउंट मेजर करनी है तो आप क्या करते हैं, वो एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इधर मैं आपको दिखाऊंगा फिर एक बार, वो इधर रखते हैं और दो रीडिंग लेते हैं, एक रीडिंग इधर लेते हैं, दूसरा रीडिंग सेकेंडरी स्केल पे लेते हैं, और वो दोनों एकत्र लाते हैं। उसका क्या करना है मैं आपको बताता हूं। तो अभी एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम कहां से शुरुआत हुई, मेरे लिए कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम था रामायण का, वो मैं आपको बताता हूं। अभी चैत्र महीना जो है ना, अभी राम जी का जो जन्मदिन है वो है चैत्र शुक्ल नवमी, और हमारे समय में वो वसंत ऋतु के दूसरे महीने में आ जाता है, लेकिन अप्रैल में, जनरली अप्रैल में आ जाता है, थोड़ा आगे पीछे होगा बिकॉज वो लूनी सोलर कैलेंडर वाली चीज है, लेकिन वो अप्रैल में आ जाती है। जो 21 मार्च के बाद वसंत ऋतु का दूसरा महीना शुरू हो जाता है, तो उसमें आ गया वो। लेकिन आप रामायण पढ़ोगे तो रामायण में जो चैत्र का जो वर्णन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चैत्रम श्री मानयम मास पुण्य पुष्पित कानन यवराजाय रामस्य, पुण्य पुष्पित कानन, पूरे जो जंगल के जंगल, फॉरेस्ट के फॉरेस्ट पूरे फूलों से बहरे हुए हैं, फूलों से भरे हुए हैं। वो चैत्र महीना है ना, वसंत ऋतु में तो हो जाता है, लेकिन जिनको एस्ट्रोनॉमी पता है उनको ये पता है कि भाई रामायण तो हमारे समय में नहीं हुई, हम तो राम जन्म सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वो तो हजारों सालों पहले कभी तो हो गई, एग्जैक्टली हमें समझ लो पता भी नहीं। तो फिर चैत्र कौन सा महीना था और उस टाइम सीजन कौन सा था, ये मेरा प्रश्न था। ओके, और ये प्रश्न से मेरी शुरुआत हो गई, और उसके तब मैंने राम महाभारत का समय ढूंढा था, तो मुझे महाभारत के समय में क्या हो रहा है चैत्र का वो पता था। ऐसी ऐसी मेरी प्रोग्रेस हो गई। तो मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, तो मैंने ऐसे रेफरेंसेस ढूंढा, वहां से पूरा एक्सट्रैक्ट किया जो मेरे बुक के पीछे है। और जब एस्ट्रोनॉमी से, टेक्निकल न जाके आपको मैं कह रहा हूं, जब मैं एस्ट्रोनॉमी का उपयोग करके वो चैत्र महीना कौन सा हो सकता है, हमारे यहाँ से प्रारंभ करके पीछे समय में पीछे जाके ऐसा पहला कौन सा समय आ सकता है कि जहां चैत्र महीना हो और जो जो वन है वो पूरे फूलों से भरे हुए हो, ऐसा कौन सा समय आ सकता है। तो वो समय आता है, वो हमारा वसंत ऋतु नहीं आता। उसके लिए वसंत ऋतु आने के लिए तो 26,000 ईयर्स पीछे जाना पड़ेगा, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऐसा क्यों जाना पड़ता है। लेकिन उससे शॉर्टेस्ट टाइम हमें है, तो वो समय आता है 10,500 बीसी से लेके 15,500 बीसी, और उस समय चैत्र ये शरद ऋतु में आ जाएगा। अभी शरद ऋतु में क्यों आता है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। नाउ ये जो थोड़ा हम अभी नक्षत्रों में जा रहे हैं, नक्षत्रों के दर्पण से, तो मैं सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ये दिखाने वाला हूँ मेटाफोर जैसा या उपमान जैसा, कि इमेजिन करो ये जो नक्षत्रों का जो कुछ माहौल है वो ऐसा है, थोड़ा सा समझ लो एक ट्रेजरी, आपके पास ट्रेजरी बॉक्स है, अंदर सब गोल्ड से भरा हुआ है, जो राम कथा गोल्ड से ही भरी हुई है, राम कथा राम इतिहास भी गोल्ड से भरा हुआ है। और समझ लो हमें पता नहीं एग्जैक्टली कब हुआ, और उसके अंदर तो सीक्रेट रखा हुआ है, लेकिन बाहर दो लॉक्स, ये जो हम क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन लॉक्स जैसे दो लॉक रखे हुए हैं, और वो दोनों लॉक को हमें ओपन करना है अंदर का सीक्रेट फाइंड आउट करने के लिए। वो जो पहला लॉक है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म फिनोमिनन से बनता है नक्षत्रों के आधार पे, और जो दूसरा जो लॉक है वो अलग स्टाइल का है। उसमें पहले में क्या है, प्रिसिशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, मैं दिखाऊंगा आपको क्या चीज है वो, जिसको हम परांचन गति या संपात चलन ऐसा इंडियन
खगोल शास्त्र में कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी, सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टिया और वेदांग ज्योतिष में। और जो दूसरी जो बात है वो तो हमें पता है, वो है चंद्र की, रोज हम जो नक्षत्र की बात करते हैं, तिथि की बात करते हैं, जो हम एस्ट्रोलॉजी में, फल ज्योतिष में करते हैं कि भाई मेरी शनि की 7.5 चल रही है, राहु केतु, अभी ओम प्रकाश जी ने बात की थी, राहु की केतु की, वो जो बात है वो सेकेंडरी लॉक आप समझ लीजिए, वो शॉर्ट टर्म का लॉक है। क्यों शॉर्ट टर्म का लॉक है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये लॉन्ग टर्म का लॉक में 4 बातें होती है ना। आपने कभी सुना होगा ध्रुव ध्रुव महाराज की कहानी सुनते हुए कि ध्रुव ऐसी जगह जाके बैठे कि वहां से उनको मूव ही होना नहीं पड़ा। वो मूव इसलिए नहीं होना पड़ा कि वो टेम्पररी टाइम के लिए मूव होना नहीं पड़ा। टेम्पररी मीन्स वो 2000-4000 साल भी उधर रह सकते हैं, जो ये मेटाफोर है। इनफैक्ट ये जो ध्रुव की जो कहानी है वो भी हमारा खगोल शास्त्र का उपमान है। लेकिन कभी कभी हम वो जैसा कि वैसा स्टोरी लिटरल लेके बैठते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो हमारे जो हमारा जो शास्त्र है, हमारे जो इतिहास है, सभी ऋग्वेद से लेके उनकी ये परंपरा ही है कि हमें उपमान के दृष्टि से अलग अलग चीजें बताते हैं। तो इसलिए कभी कभी हमें प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई इसमें से फैक्चुअल चीज कौन सी और उपमान चीज कैसी। बिकॉज इतिहास की भी व्याख्या ऐसी की है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम। हमें उसका गाइडेंस, सेल्फ हेल्प बुक जैसा उपयोग हो, इसलिए वो इतिहास लिखा गया। किस लिए? 4 पुरुषार्थ के लिए, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वित, उसके लिए, उपदेश के लिए। पूर्व वृत्तम कथा युक्तम, पुराना उन्होंने एक वृत्त ले लिया इतिहास का, लाइक रामायण का हो, महाभारत का हो और किसी की कथा हो। पूर्व वृत्तम कथा युक्तम, वो हमें कथा के फॉर्म में बताया गया है और उसका डेफिनेशन है इतिहासम प्रचक्षते। तो कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि ये मेटाफोर है या ये रियल स्टोरी है। तो ये पोल का जो है वो ध्रुव का है, वो मेटाफोर है। उसमें 4 जो लॉन्ग टर्म का जो पहला लॉक हमें जो सॉल्व करना है, उसमें 4 बातें आती है। वो सिंपल बात ये है कि जो ध्रुव का जो पोजीशन है और ध्रुव जो तारा रहता है वो बदलता है। क्यों बदलता है मैं आपको दिखाने वाला हूं। फिर नक्षत्र जो होता है, जैसे कि हमारे समझ लो 21 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च और 21 सितंबर। अभी 21 सितंबर आ जाएगा, राइट? उसको हम शरद संपात कहते हैं इंडियन एस्ट्रोनॉमी में, और वसंत संपात, और उत्तरायण बिंदु और दक्षिणायन बिंदु, उत्तरायण जो हम सेलिब्रेट करते हैं, हम 14 जनवरी को करते हैं, वो रियली हम 21 दिसंबर को करना चाहिए। इसलिए मैं बोला 21 दिसंबर, 21 दिसंबर, 21 जून। वो जो उस दिन सूर्य जब उगता है तो वो कौन सा नक्षत्र में उगता है, वो नक्षत्र भी चेंज हो जाता है। वो एक 2-4 साल में चेंज नहीं होता, वो 100 ईयर्स में भी चेंज नहीं होता। एक नक्षत्र बदलने के लिए 1000 साल लगते हैं, बट 1000 साल के बाद वो जरूर चेंज हो जाता है। ये सेकंड बात हुई। थर्ड बात ये हुई कि मैंने अभी जो आपको बताया कि चैत्र का महीना हमारे यहाँ तो वसंत ऋतु में आ रहा है, लेकिन आपको वाल्मीकि रामायण के वर्णन पढ़ के भी पता चलेगा कि वाल्मीकि रामायण के समय में चैत्र महीना ये वसंत ऋतु में आ ही नहीं रहा था। इनफैक्ट वो वसंत ऋतु में आएगा तो इसको हमें ये कहना पड़ेगा कि भाई रामायण तो अभी हो रही है, नहीं तो 26,000 ईयर्स पीछे चले जाओ, नहीं तो और 26,000 पीछे चले जाओ, इन बिटवीन नहीं हो सकती। ओके, दैट इज हाउ एस्ट्रोनॉमी का वर्णन होता है। और जो लास्ट चीज है वो मैं स्किप करता हूं, बिकॉज हमें रामायण के लिए उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन महाभारत के लिए उसकी जरूरत होती है। जो दूसरा जो शॉर्ट टर्म फिनोमिनन है, जो सेकंड लॉक हमें जो सॉल्व करना है, वो आपको बहुत सारा परिचित है। वो कौन सा है कि चंद्र पूरा पृथ्वी के गोल में 27 दिन में घूमता है, 30 दिन में अमावस्या टू अमावस्या, पूर्णिमा टू पूर्णिमा घूमता है। इफ आप मंगल ले लो तो अप्रोक्सीमेटली 2 साल में पृथ्वी के आसपास घूमता है। शनि के लिए 30 साल लगते हैं। तो ये तो 30 साल लंबा लगेगा आपको, लेकिन ये एस्ट्रोनॉमी में एकदम शॉर्ट टर्म हो गया, 30 साल एक दिन जैसा हो गया। बिकॉज वो जो बाकी जो चीज है, पुरानी जो चीज मैंने आपको दिखाई, उसके लिए तो 26,000 ईयर्स लगते हैं पूरा एक सर्कल करने के लिए, 26,000 साल। ओके, तो कैसा होता है अभी इसमें आपको ज्यादा पता चलेगा, जो मैं वर्नियर कैलिपर दिखा रहा था। तो जो लॉन्ग टर्म फिनोमिनन है ना, वो आपको अप्रोक्सीमेटली वो एरिया में लेके जाता है कि भाई ये एरिया में आपको रामायण को ढूंढना है, रामायण का समय ढूंढना है, ये एरिया में आपको महाभारत का समय ढूंढना है। और जो दूसरी जो स्केल है, सिमिलरली वो जो दूसरा जो फिनोमिनन है, जैसे कि सब ग्रह, राहु केतु चंद्र, जो ग्रहण होते हैं, ये सब का उपयोग करके हम एकदम प्रिसाइज और एक्यूरेट दोनों को एकत्र लाके हम प्रिसाइज और एक्यूरेट निकाल सकते हैं। वो निकालने के लिए क्या जरूरत है कि अच्छी तरह की साक्ष्य हो। नाउ ये हम पे
राम जी की कृपा तो है, कृष्ण जी की कृपा है, लेकिन उससे भी बड़ी मैं कहूंगा कि जो हमारे ऋषि वाल्मीकि है और ऋषि व्यास है, उनकी कृपा है। आप अभी ये मेरा सुनने के बाद आप फिर वाल्मीकि रामायण पढ़ने जाओगे या महाभारत पढ़ने जाओगे, तो आप एक एस्पेक्ट में अलग ढंग से पढ़ोगे। वो कभी आपने सोचा नहीं होगा, वो आपको सब जगह खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी दिखने लगेगी जब आपको रेफरेंसेस आएगी। तो मैं ये कहूंगा कि प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मैं ये कहूंगा कि वाल्मीकि और व्यास ये बहुत ही अच्छे हाई क्वालिटी के एस्ट्रोनॉमर्स थे। ये हमें वाल्मीकि रामायण और महाभारत पढ़ने से समझ में आता है ना। वो मैंने जो आपको जो बैकग्राउंड की बात की वो ऐसी है कि पोल स्टार चेंज होते हैं। अभी क्यों चेंज होते हैं? ये पोल स्टार का पोजीशन हुआ, ये पोल पॉइंट बोलते हैं। वहां एक कोई स्टार है तो हम उसको ध्रुव तारा कहते हैं उस समय के लिए, लेकिन वो बदलते जाएगा और मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसा बदलता है। फिर जो नक्षत्र है, जहां सूर्य का उदय होता है 21 दिसंबर, हर एक दिन बदलता है, लेकिन एक साल में पूरा सर्कल हो तो हो ही जाएगा ना। तो वो नक्षत्र भी 1000 साल के बाद बदलता है। और ये चीजें जरूरी इसलिए है कि उसके कारण ही हम वाल्मीकि रामायण की या महाभारत की साक्ष्य का उपयोग करके हम बता सकते हैं वो कब हो गया। लाइक महाभारत 5561 बीसी में 7000 साल 7500 साल के पहले, और रामायण 14000 साल के पहले हम क्यों कह सकते हैं? वो इसी के कारण। अभी आप नोटिस कीजिए, ये जो है ना, ये उत्तर ध्रुव का एरिया है, ये जो पिंक डॉट है उस पर ध्यान दीजिए। और इधर एक आपके पास ब्लू या ग्रीन डॉट इधर है, ग्रीन डॉट है, स्काई ग्रीन जैसा डॉट है। और इधर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पृथ्वी इधर सेंटर में, और ये सूर्य हमें जैसा दिखता है पृथ्वी से ऐसा घूमने वाला, ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स। अभी मैं आपको लेस देन 30 सेकंड्स 26,000 साल से टाइम ट्रेवल मेरे साथ आप कर लीजिए। ओके, सो एवरी टाइम आई एम मूविंग ना, दिस इज 1000 साल पीछे जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं 1000 साल पीछे, एवरी टाइम हम जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज हाउ द मोशन गोज। ओके, फिर आपको आगे लेके उल्टा करूंगा एंड आपको दिखाऊंगा क्या देखना है हमें। ये मैंने आपको 26,000 ईयर्स का जर्नी आपको लेके गया मैं, 26,000 ईयर्स। नोटिस कीजिए अभी लेफ्ट साइड में, एज आई गो फॉरवर्ड मीनिंग एक्चुअल में पीछे जा रहा हूं, वो जो पिंक डॉट और जो ग्रीन डॉट है वो मूव हो रहा है। ओके, मूव होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। इसका मतलब जो ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा की जगह बदल रही है। ओके, हमारा आजकल का ध्रुव तारा तो ये है इधर पोलारिस, लेकिन वो अब पीछे हम जाएंगे 4000 6000 ईयर्स तो नहीं है वो। मैं आपको रामायण के समय लेके जाता हूं, जिसका समय है 12000 बीसी, 14000 साल पहले। तो आपको क्या मिलेगा? देखो, ये 14000 साल पहले उत्तर आकाश का जो सबसे ब्राइटेस्ट जो तारा हम कह सकते हैं, जिसका नाम है अभिजीत और ब्रह्म राशि और इंग्लिश में वेगा, वो रामायण के समय वो ध्रुव तारा था। और दक्षिण में जो अगस्त्य तारा हम जिसको कहते हैं कैनोपस, वो ध्रुव तारा था। देखो, ये जो स्पॉट है उसके नजदीक होने वाला तारा वो रहता है। और ये ऐसे तारों की स्थिति थी, ये हमें वाल्मीकि रामायण में पढ़ने को मिलता है। जो मैं आपको जो अभी श्लोक दिखा रहा हूँ वाल्मीकि रामायण से है। ऊपर का जो श्लोक है उसमें लिखा है, ब्रह्म राशिर विशुद्धश्च शुद्धाश्च परमर्शया अर्चिष्मंत प्रकाशन्ते ध्रुवम सर्वे प्रदक्षिणम। कि उस समय ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं जब वो किष्किंधा से निकल रहे हैं कि ब्रह्म राशि और परम ऋषि में सप्तर्षि, ये जो ध्रुव का जो पॉइंट है, जो पिंक पॉइंट है, उसके आसपास ऐसे गोल नजदीक घूम रहे हैं। तो सप्तर्षि तो घूमते ही है, लेकिन ब्रह्म राशि का वर्णन है। और दक्षिण में आप चले जाइए तो बिकॉज वो जो अगस्त्य है वो इतना दक्षिण में चला गया है, बिकॉज हम उत्तर गोलार्ध में है, तो इतना दक्षिण में वो चला गया है बिकॉज वो पोल स्टार बन चुका है। इधर पोल स्टार के नजदीक है ना पोल पॉइंट के। तो सुग्रीव वानरों को बोलता है साउथ साइड जाने वाले लोगों को कि आपको पूरा इंडिया के एंड पॉइंट तक जाना पड़ेगा, वहां से ही आपको अगस्त्य दिखेगा। तब तक उसके पहले अगस्त्य नहीं दिखेगा। वो उनको ताम्रपर्णी केरला के कॉर्नर पे जाने को कह रहा है, ऑल द वे एंड। आज आप दिल्ली से भी अगस्त्य देख सकते हैं, लेकिन रामायण के समय आपको अगस्त्य देखना है तो हमारा जो कन्याकुमारी जैसी जगह है उधर ही आपको जाना पड़ा होगा। और वही सुग्रीव कह रहे हैं। इससे हमें साक्ष्य मिलती है कि हमारा समय करेक्ट हो रहा है।
ओके, तो मैं आगे आपको फास्ट लेके जाता हूं उसके ऊपर। ना जो दूसरी मैंने बात कही कि चैत्र महीने की बात की और उसका सीजन कौन सा है। अभी हमें सीजन ढूंढना है तो क्या करना है हमें, देखो हमारा ये पूरा सर्कल है, साल, एक साल का कैलेंडर है और उसमें इंडियन इसमें 6 सीजन कहे जाते हैं। सो हमने वसंत ऋतु से समझ लो शुरुआत की, तो वसंत ऋतु, देन ग्रीष्म ऋतु, देन वर्षा ऋतु, देन शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और फिर शिशिर ऋतु। और 6 ऋतु और 12 महीने, तो 2-2 महीने के एक एक ऋतु हो गए। हमारे समय में आपको ये महसूस होगा, जो अप्रैल का महीना हम कहते हैं, मैंने कहा कि सूर्य की ऋतु ढूंढना है तो सूर्य की पोजीशन फाइंड आउट करो। तो सूर्य की पोजीशन वसंत ऋतु के एरिया में है तो वसंत ऋतु है। और जब उसका पूर्णिमा का दिन हम ढूंढोगे तो पूर्णिमा के दिन तो चंद्र एग्जैक्टली 180 डिग्री अपोजिट रहता है सूर्य के यहाँ, तो उसकी पोजीशन ढूंढेंगे और उसका पोजीशन का जो नक्षत्र है उससे हमें पता चलता है कि वो कौन सा महीना चल रहा है। तो ये समझ लो चित्रा नक्षत्र है, बिकॉज ऐसा ही सिचुएशन हमारे समय में होता है। तो ये चैत्र महीना वसंत ऋतु के सेकंड हाफ में आ जाता है, दैट इज द पॉइंट इन हमारे समय में। लेकिन ऐसा ही नहीं रहेगा, मैंने कहा ना आपको कि 1000 साल में एक नक्षत्र मूव होने वाला है, उसको बोलते हैं प्रिसिशन ऑफ द अर्थ एक्सिस और संपात चलन और परांचन गति, ये वेल नोन फिनोमिनन है। तो अभी मैं आपको 26,000 ईयर्स में चैत्र महीना पूरा जो 6 हमारे जो ऋतु है उससे कैसा घूम के जाता है मैं दिखा रहा हूं। और मैं रामायण के यहाँ रुकूंगा और फिर रामायण के कौन से संदर्भ मैच होते हैं वो भी दिखाऊंगा। ओके, सो वी विल गो नाउ, आई एम सेइंग गोइंग फर्दर, बट हम एक्चुअली पीछे चले जा रहे हैं। वो कौन सा डेट है वो आपको इधर देखने को मिलेगा। ये हमारा 21st सेंचुरी रहा, अभी ये 21st सेंचुरी, मैं पीछे जा रहा हूँ। हाँ, 1000 साल करके मैं पीछे जा रहा हूँ। तो 1000 साल, 1000 साल, 1000 साल, ऐसा करके मैं पीछे जा रहा हूँ। तो ये जो समय आ गया जो 5900 BC, आपने ध्यान रखा होगा तो आपको पता चला होगा महाभारत का समय मैंने कहा 5561 BC, 7500 साल पहले, तो यहाँ का आ गया। नोटिस कीजिए कि दैट टाइम ये सन का पोजीशन कहाँ है, ये तो फुल मून, चैत्र का फुल मून हो गया, तो ये चैत्र मंथ हो गया। तो उसके समय का सन का जो सूर्य का जो पोजीशन है वो कहाँ है, वो ऑलमोस्ट उत्तरायण, विंटर सोल्स्टिस के आसपास है। ओके, इसका मतलब क्या, तब ठंडी का जमाना था, चैत्र महीना। आज हमें जैसा आजकल हमें दिसंबर के एंड में जैसा फील होता है, जनवरी का फर्स्ट 15 डेज और दिसंबर का एंड, ऐसा फीलिंग चैत्र महीने में महाभारत के समय आता था। महाभारत के समय हम और पीछे चले जाते टू रामायण समय, तो ये रामायण का समय आ गया 11,900, सिंप्लिसिटी के लिए 12,000 BC हो गया वो। राम रावण युद्ध का मैंने निकाला हुआ समय 12,209। नाउ आपको देखो क्या मिलेगा, ये जो सूर्य की स्थिति ऐसी है कि वो शरद ऋतु का समय है और उस समय में शरद ऋतु में चैत्र का महीना आ रहा है, तब 14,000 साल पहले। और क्या इसके बारे में हमारे पास साक्ष्य है? मैं आपको सिर्फ 4 और 6 दिखा रहा हूं साक्ष्य, लेकिन जो 500 पूरी जो साक्ष्य है वो साक्ष्य आपको ये समय में लेके जाती है, जैसा जिक्सॉ पजल जैसा। तो ये कौन सी साक्ष्य, देखो मैंने तो आपको एक दूसरी बात कही, चैत्रम श्री मानयम मास पुण्य पुष्पित कानना, पूरे सब जो वन है वो पूरे फूलों से भरे हुए हैं ना। दूसरी जो एक बात मैं अभी इधर दिखा रहा हूं आपको एक वर्ष, ये अयोध्या कांड से आती है वाल्मीकि रामायण के, इति ब्रुवंत मुदिता प्रत्यनंदन नृपानुपम वृष्टिमंतम महामेघम नर्दंत इव बर्हिण। जब चैत्र महीना और अभी राम जी का अभिषेक होने वाला है और वो होता नहीं और वनवास में उनको जाना पड़ता है, वो बात अलग है। तब के जो वर्णन है उसमें किसके वर्णन है, उसमें वर्णन ऐसे है कि पूरे पानी से भरे हुए क्लाउड्स ऊपर है और पिकॉक, बरहिण पिकॉक नाचने लगने जैसे वर्णन है, ऐसे अनुमान उपमान उसमें आ जाते हैं। वो शरद ऋतु का वर्णन है, हमारे जो वर्षा सीजन के बाद इमीडिएटली आने वाले ऋतु का वर्णन है, सब जगह सब हरा भरा हो गया है और मोर नाचते हैं, ऐसे समय का। सिर्फ वो रेफरेंस नहीं है, जब वानर पार्टी, दक्षिण वाली वानर पार्टी सीता को ढूंढने जाती है और वो उनको बहुत समय लगता है, आपने पढ़ा होगा सुंदरकांड के पहले अरण्यकांड में ही, तो उनको फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। वो शरद ऋतु के एंड में निकलते हैं, उसके बाद हेमंत ऋतु चला जाता है, शिशिर ऋतु चला जाता है और वसंत का समय आ जाता है। अंगद बोलते हैं कि अभी मैं हम कैसा जाएंगे, और सुग्रीव को क्या बोलेंगे, सुग्रीव तो एंग्री हो जाएगा। ही इज वेरी, अंगद बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और अंगद ये कहते हैं कि भाई देखो,
हम तो शरद ऋतु में निकले थे, अभी तो वसंत ऋतु आ गया। सुग्रीव ने तो सिर्फ 1 महीने की मुद्दत दी थी। और क्या हो गया है, वो कहते कहते ये कह रहे हैं इधर अंगद जी, ये जो इधर जो वर्ष दिख रहा है आपको, वयम अश्वायुजे मासी, बोलते हैं कि भाई अभी हम अश्विन का महीने में आ गए। और उसके पहले के वर्ष आप पढ़ोगे अरण्य कांड से, तो आपको पता चलेगा कि वो वसंत ऋतु की पूरा डिस्क्रिप्शन हो रही है। बोले भाई वसंत ऋतु आ गया, अभी तो कैसा ढूंढेंगे सीता को। वयम अश्वायुजे मासी काल संख्या व्यवस्थिता प्रस्थिता सोपि चातिता किमतत् कार्यमुत्तरम, हम ये कैसा ढूंढने वाले हैं उसको। ये जो चैत्र महीना है ना, उसके एग्जैक्टली उल्टा इमेजिन करो कि सूर्य का जो पोजीशन है वो इधर आ गया चैत्र, ये यहाँ वर्नल इक्विनॉक्स पे, लाइक वसंत ऋतु। तो जो फुल मून होगा वो इधर होगा, अपोजिट होगा अश्विन का। तो उस समय रामायण के समय, रामायण की साक्ष्य लेके हम ये कह सकते हैं कि चैत्र का महीना शरद सीजन में आ रहा था, और जो अश्विन का महीना है वो वसंत ऋतु में आ रहा था। यानी कि सिंप्लिसिटी के लिए मोर और लेस आज की जो हमारी स्थिति है ना, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट स्थिति हो गई थी ना। उसका भी हमें आश्चर्य होना नहीं चाहिए, क्योंकि ध्यान दीजिए कि जो पूरा जो प्रिसिशन ऑफ अर्थ का जो पूरा जो साइकिल है वो 26,000 ईयर्स का है, तो उसका हाफ होगा 13,000। 26,000 ईयर्स के बाद आज जैसी स्थिति है ऐसी होगी महीने की और ऋतु की, लेकिन हम हाफ वे गए तो एग्जैक्टली ऑपोजिट होगी। वही हमें स्थिति इधर दिख रही है। सिर्फ इतना ही सफिशिएंट नहीं है, और मैं आपको देता हूं, और मैं देने के लिए तो मेरे पास 500 है, लेकिन मैं 3-4 में रुकने वाला हूं इसमें। निवृत्त आकाश शयना पुष्यनीता हिमारुणा, ये लक्ष्मण कह रहे हैं नासिक में पंचवटी में राम जी को, और राम जी और सीता जी को, कि बोल रहे ये जो हमारा हेमंत ऋतु का जो सीजन आया है उसमें जो सूर्य जो सेट हो रहा है, सूर्य का जो अस्त हो रहा है वो पुष्य नक्षत्र पे हो रहा है। तो वसंत जो हमारा विंटर सीजन आ गया हेमंत ऋतु, तो सूर्य की जो पोजीशन है वो यहाँ है या ये एरिया में है। और वो सूर्य सनसेट होने के बाद कौन सा नक्षत्र आकाश में दिख रहा है, तो आकाश में पुष्य नक्षत्र दिख रहा है। ये भी 12-14 हजार साल पहले की स्थिति है कि जो वाल्मीकि रामायण में उसका उत्तम वर्णन किया गया है। निवृत्त आकाश शयन पुष्यनीता हिमारुणा, और आगे और आपको आषाढ़ के लिए भी रेफरेंस मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे रेफरेंस है। मैं कहने का ये है कि ये जो मैंने आपको जो 6 महीने जो आपको साक्ष्य दिखाई, उससे भी 14,000 साल पहले करके निश्चित हो जाता है। फिर बाकी के रेफरेंस तो हम एग्जैक्टली राम जी की जन्म तारीख कब हो गई, वो राम रावण का युद्ध कब हो गया, राम जी सुग्रीव जी के साथ कब उनकी मुलाकात हुई, वाली को कब वाली वध किया, ये सब डिटेल के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। मैं आपको क्विक समरी देने वाला हूं। नाउ बिफोर खगोल शास्त्र जो तो मैंने दिखाया आपको, ये सुनते सुनते कोई आपके लोगों में ये हो मन में ये हो सकता है, और हम प्रश्नोत्तर में वो लेंगे। आप कहेंगे कि अरे लेकिन मुझे तो ये मेरी श्रद्धा है कि वो 9 लाख साल पहले हो गया, क्योंकि वो त्रेता युग ये वो, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास समय है तो। लेकिन मैं आपको खगोल शास्त्र के पहले और कोई मैं साक्ष्य आपको बताना चाहता हूं कि जो नक्षत्र के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, नक्षत्र के दर्पण से, तो जो वाल्मीकि रामायण में जो नक्षत्र सिस्टम जो बताई गई है, वो जिनको एस्ट्रोनॉमी पता है वो जाके चेक कर सकते हैं, और अदरवाइज भी चेक कर सकते हैं आप, कि आप पीछे पीछे चलते जाइए और समझ लो 1 लाख, सिंप्लिसिटी के लिए मैं 2 लाख कहता हूं, 2 लाख साल के पहले आप, मिलियन तो छोड़ दो, 2 कोटि छोड़ दो, 2 लाख साल के पहले भी आप चले जाइए, तो जो हमारी नक्षत्र सिस्टम आज इसका हम उपयोग करते हैं, जो नक्षत्र सिस्टम महाभारत में बताई गई है, जो नक्षत्र सिस्टम ऋग्वेद में है, और जो नक्षत्र सिस्टम वाल्मीकि रामायण में है, वो नक्षत्र सिस्टम आप पीछे चल के जाइए और 2 लाख के पीछे चले जाएंगे तो नक्षत्र सिस्टम वो रहती ही नहीं, वो सब बहुत सारे बदल हो जाते हैं उसमें। तो ये एक हमें लिमिट मिल गया है कि उसके पीछे हम जा नहीं सकते वाल्मीकि रामायण का समय के लिए। सिमिलरली जो उनके जो नदी के जो वर्णन है, सबको आपको पता होगा कि यमुना गंगा को मिल रही है वाल्मीकि रामायण में, उसको क्रॉस कर रहे हैं, बहुत सारे 6-7 टाइम्स उसके रेफरेंसेस आते हैं। कुंभकर्ण भी यमुना और गंगा मिलने की बात कर रहा है, रावण के साथ बात करते करते। आज का जो हमें जो जिसको हम नदी विज्ञान कहे या भूगर्भ विज्ञान कहे, उससे हमारे पास इतना प्रचंड साक्ष्य है। ये सिर्फ 1 साल की बात नहीं, एक पेपर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लास्ट 30, 40, 50, 100 ईयर्स की बात कर रहा हूं। उससे हमें ये पता है कि यमुना पहले सरस्वती को मिलती थी, आजकल तो सरस्वती ही नहीं है। तो सरस्वती को मिलने वाली यमुना सरस्वती को छोड़ के गंगा को मिलने लगी,
उसका जो समय वैज्ञानिकों ने निकाला है, उस दुनिया के वैज्ञानिक इंक्लूडिंग इंडिया के पूरे, वो है 50,000 साल पहले टू 40,000 ईयर्स पहले। इस और रामायण में उसका वर्णन है यमुना का गंगा मिलने का, तो रामायण ये समय के बाद में ही हो सकता है, बिकॉज यमुना गंगा एकत्र होने वाली हमें चाहिए, तो उससे हमें ऊपर अपर लिमिट मिल जाता है। सिमिलरली सरस्वती भी चाहिए हमें, रामायण में सरस्वती का वर्णन आता है। आज सरस्वती नहीं है तो आज रामायण नहीं हो सकता, वाल्मीकि रामायण का साक्ष्य मैच नहीं होगा। तो वहां से हम दूसरे जगह से चले जाए ड्राइंग ऑफ सरस्वती लेके, या फिर हमें महाभारत कब हुई पता है अभी, 7,500 साल पहले। और सतलज का भी एक वर्णन आता है कि सतलज जो रामायण की जो सतलज है, शतुद्री नदी है, वो पश्चिम में मुड़कर बहने वाली शतुद्री नदी है। और हमारा जो आजकल का जो मॉडर्न रिसर्च है, आजकल का मैं 1 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, लास्ट 100 ईयर्स की बात कर रहा हूँ, उससे भी ये बार बार ये निष्पन्न हुआ है कि सतलज जो पश्चिम में बहने लगी और सरस्वती को पानी देना उन्होंने बंद कर दिया, वो हुआ 15,000 साल पहले। तो रामायण 15,000 साल के बाद में ही हो सकती है, लास्ट 15,000 साल में ही हो सकती है। ऐसे इसको हम लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं, उसको हम लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी कहते हैं। ऐसा सब तरह की साक्ष्य हम एक जगह ला रहे हैं, वाल्मीकि रामायण से ही हम ला रहे हैं उसके रेफरेंस लेके, तो आपको ये टाइट आप करके करके मिल जाता है। और बाकी रेफरेंस यूज करके आप कह सकते हैं कि 14,000 साल पहले रामायण हो गई। और आप उसके डिटेल्स रेफरेंसेस भी, एग्जैक्ट इंस्टेंस भी बता सकते हैं, वो मेरे बुक में है, मैं आज उसकी बात नहीं करूंगा। आई वुड जस्ट वांट टू स्टॉप हियर। सो दिस इज द वन। नाउ क्विकली आई वांट टू शो यू, टेक ओम प्रकाश जी, आई विल टेक 5 more minutes, क्योंकि लोग कहेंगे कि अच्छा भाई ये तो एस्ट्रोनॉमी तो हमारे समझ में नहीं आती, ये कैसा आप कह सकते हैं एस्ट्रोनॉमी में, सिर्फ एस्ट्रोनॉमी से ही कैसा कह सकते हैं, ऐसे बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्न भी करेक्ट नहीं है, वैज्ञानिक ढंग में वो प्रश्न करेक्ट नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसा किसी को हो सकता है। उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या होता है कि जब कोई रिवोल्यूशनरी रिसर्च वर्क हो, रिवोल्यूशनरी सिद्धांत हो, रिवोल्यूशनरी रिसर्च हो, तो उसके बहुत सारे पहलू हैं। एक तो है कि वो ऑब्जेक्टिवली टेस्टेबल होना चाहिए, वो लॉजिकली आउटपुट होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो सच में रिवोल्यूशनरी है ना, तो उससे एडिशनल प्रेडिक्शन होंगे। जैसे कि आप पूछना चाहिए, अच्छा तो आप ये कह रहे हैं कि हॉर्सेस और चैरियट्स थे तब 14,000 साल पहले ना, ये दोनों साइड के प्रॉब्लम है। कोई लोगों को प्रॉब्लम होता है इतना पीछे कैसा हो सकता है, दूसरे को होता है इतना जल्दी कैसा हो सकता है, इतना लास्ट में कैसा हो सकता है, भाई हमें तो 2-3 करोड़ साल पहले जाना है, ऐसा किसी को हो जाता है, कोई राम भक्त को। और कोई को होता है कि नहीं नहीं 14,000 तो बहुत पुराना हो गया। ये वैज्ञानिक की ये बात है कि जहां आप साक्ष्य लेके जाइए वहां आप जाना चाहिए, उसे उससे आप साक्ष्य के साथ निगोशिएट नहीं करते। एक एक रिवोल्यूशनरी थियरी की एक बड़ी विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिवोल्यूशनरी थियरी, कि वो नई प्रेडिक्शन करते हैं। तो आप अभी प्रश्न पूछ सकते हैं, ओके, मैं आपको उसका एग्जांपल दिखाता हूं कि ये खगोल शास्त्र के बिना हमें कुछ कोई और हमारे पास साक्ष्य है क्या। तो आंसर इज यस, ओनली थिंग इज हाउ मच टाइम वी हैव। तो मैं आपको एक झलक दिखाने वाला हूं, डिटेल में लेके नहीं जाऊंगा। जेनेटिक्स, जियोग्राफी, पैलेंटोलॉजी, आर्कियोलॉजी फॉर एग्जांपल। लोग आर्कियोलॉजी में बहुत विश्वास रखते हैं, वो तो पूरा अंधविश्वास है आर्कियोलॉजी में रखने वाला। ऐसा नहीं कि आर्कियोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सी एज अ हम सब लोग बेगर्स है, रिसर्चर्स वी आर बेगर्स, बेगर्स कैन नॉट बी चूजी। हम ये बोल नहीं सकते कि भाई उधर ऐसा एक पॉट मिलना ही चाहिए, नहीं, हम डिग कर सकते हैं, और मिला तो हमारा भाग्य है, नहीं मिला तो हम कुछ कर नहीं सकते। ये जेनेटिक पेपर्स फ्रॉम हार्वर्ड 2015 का राइक का पेपर है, कि उन्होंने ये जो दिखाया है, जो आपको सिग्नल्स दिख रहे हैं, कि इंडिया से निकला हुआ जेनेटिक सिग्नल ऑल द वे साउथ अमेरिका तक पहुंचा है, ओके। और फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है क्या उसके लिए, जेनेटिक एविडेंस भी है, जेनेटिक साक्ष्य भी है, आर्कियोलॉजी भी साक्ष्य है। मोंते वेर्दे करके चिले में जगह है कि जहां आपको 33,000 तक के ह्यूमन हैबिटेशन मिल जाता है। और जो ब्राजील है उसमें तो कितना है अभी अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं हुआ। और सुग्रीव वाल्मीकि रामायण में जब वानरों को चारों दिशा में जब भेज देता है, आप मेरा यूट्यूब टॉक जरूर देखिए, सुग्रीवाज एटलास करके, जस्ट यूट्यूब में टाइप कीजिए तो आपको मिल जाएगा। वेरी डिटेल में मैंने आपको दिखाया है चारों जगह में। सुग्रीव को पूरा वर्ल्ड जियोग्राफी पता था ऑफ दैट टाइम, और सुग्रीव के जो वर्णन है वो वर्णन 14,000 साल पहले जो स्थिति थी, हमारी जियोग्राफिक भौगोलिक स्थिति थी, उससे साथ ही मैच होते। इनफैक्ट वो आज के स्थिति के साथ मैच नहीं होते। आज मैं उसको बिट समय नहीं लूंगा, बट मेरे सेपरेट 4 टॉक्स है उसके ऊपर, वो आप जरूर देखिए।
सुग्रीव ने यह दिखाया कि सुग्रीव को इंडिया से निकल के एंडीज यानी कि दक्षिण अमेरिका, साउथ में अंटार्कटिका तक, पश्चिम में अल्प्स तक और उत्तर में आर्कटिक समुद्र तक का पूरा एरिया पता था। इफ सुग्रीव को कुछ पता नहीं था ऐसा लगता है, तो वो अटलांटिक का जो एरिया है वो उसको पता नहीं था। वो भी क्यों पता नहीं होगा उसको हम तर्क कर सकते हैं, लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है। ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये पेरू के वेस्ट कोस्ट का एक स्ट्रक्चर है। इसको कैंडेलाब्रा ऑफ एंडीज ऐसा कहते हैं। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, 600-800 फीट 2-3 फीट डीप है वो जो दिख रहा है वो, और 12 मील से वो आप समुद्र से अंदर से देख सकते हैं। नाउ जब वो स्पेनिश लोग वहां आ गए, उन्होंने पूछा कि भाई ये आपने बनाया क्या? बोला नहीं हमने नहीं बनाया, लोकल लोगों ने बोला। उनको पूछा आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने बनाया क्या? बोला नहीं उन्होंने भी नहीं बताया बनाया, उन्होंने भी बोला कि पहले से ही था। आपको ये आश्चर्य लगेगा कि उसका वर्णन आपको रामायण में मिलता है। रामायण में उसका वर्णन आता है, त्रिशिरा कांचनस, जिनको संस्कृत आती है उनको तो इमीडिएट पता चलेगा। त्रिशिरा कांचनस केतुस तालस्तस्य महात्मना स्थापितः पर्वतस्य आग्रे विराजति सवेदिक। ये कहाँ का वर्णन है? जब सुग्रीव वानर पार्टी को ईस्ट जाने वाले को कह रहे कि आप ऐसे जाइए, यवद्वीप जाइए, रौप्य द्वीप जाइए, थाईलैंड इंडोनेशिया की बात चल रही है, देन फिर समुद्र लगेगा, उसके बाद जाने के बाद आपको ये दिखेगा। ओके पूरा पैसिफिक ओशन करने के बाद ये दिखने वाली बात है। त्रिशिरा कांचनस केतुस तालस्तस्य महात्मना स्थापितः पर्वतस्य आग्रे विराजति सवेदिक। ये ट्राइडेंट जैसा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, गोल्डन गोल्डन दिख रहा है कि नहीं आपको? गोल्डन शाइनिंग कर रहा है। ओके ऑन द टॉप ऑफ पर्वतस्य आग्रे, पर्वत के पृष्ठ भाग पे वो है, और उसके नीचे वेदी जैसे वेद भूमि जैसा रेक्टेंगल है इधर, विराजति सवेदिका, दैट आल्सो यू कैन सी इट हियर। नाउ वाल्मीकि रामायण वहां ही रुकते नहीं, वाल्मीकि रामायण ये भी बताते हैं कि ये स्ट्रक्चर किसने बनाया, अप्रोक्सीमेटली कब बनाया और किस लिए बनाया। नाउ हाउ फैसिनेटिंग इज दिस। पूर्वस्यादिशि निर्माणम कृतम तत्त्रिदशेश्वरे ततः पर हेममय श्रीमान उदय पर्वत। और एंडीज की भी बात कर रहे हैं वो। पूर्वस्यादिशि निर्माणम, पूर्व का दिशा का रेफरेंस करने के लिए, आज की जैसी हमारी इंटरनेशनल लाइन है, ऐसे करने के लिए इंद्र त्रिदशेश्वर जो आप कहे इंद्र ने बनाया, शायद कृत युग में बनाया। और उसके बाद आप आगे चले जाइए तो परम हेममय श्रीमान उदय पर्वत, आज जिसको हम एंडीज कह रहे हैं, उसको वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी उसको उदय पर्वत कह रहे हैं। क्यों उदय पर्वत? बिकॉज वो ईस्ट डायरेक्शन का एंड है और वहां सूर्य का आगमन होता है, और वो हेममय है, स्नो से कवर्ड है करके वो कह रहे हैं। ओके आई विल जस्ट गो फास्ट थ्रू दैट। इन द साउथ डायरेक्शन ही शोज ऑल द वे टू अंटार्कटिका, इन द वेस्ट डायरेक्शन ही डिस्क्राइब्स सब पूरा आल्प्स तक की वो बात करते हैं। उसको आल्प्स नहीं कहते वो, उसको वो रामायण में अस्तगिरी करके कहते हैं। ओके लेकिन बीच में की जो जगह है वो हम मैप कर सकते हैं। उत्तर में गए तो आप पूरा उत्तर समुद्र की बात करते हैं। वो जगह को सूर्य, जहां सूर्य पहुंचता नहीं यानी कि डार्कनेस की बात करते हैं, बट ये बोलते हैं तब भी उधर बहुत सारा ब्राइट लाइट चलते रहता है। उधर सतु देशो विसूर्यो, उधर सूर्य नहीं है ऐसा, अपि तस्य भाषा प्रकाशते, लेकिन सूर्य जैसा ही फील होता है, पॉसिबली रिफरिंग टू द नॉर्दर्न लाइट्स, अरोरा बोरियलिस। फिर आपको आप सुंदरकांड बहुत सारे पठन करते हैं लोग, सुंदरकांड में आप देखोगे तो उसमें जब हनुमान जाता है सीता को ढूंढने के लिए, तो उसको पुष्पक विमान दिखता है, और पुष्पक विमान को प्रोटेक्ट करने के लिए वो राक्षस वीर भी है, और 2, 3 और 4 टस्क वाले एलिफेंट जैसे क्रीचर्स है, ऐसा उधर वर्णन आता है। नाउ एलिफेंट जैसे क्रीचर्स आप अभी तो है नहीं 4 टस्क वाले एलिफेंट्स है, बट 2 टस्क वाले हैं। लेकिन अभी जो पैलेंटोलॉजी में जो रिसर्च हुआ है उससे हमें पता चलता है कि 4 टस्क वाले गोम्पोथेरे करके जो एक फैमिलीज ऑफ एलिफेंट जैसा क्रिएचर्स है वो थे, और वो 9000 बीसी तक थे, तो 12000 बीसी में तो थे ही थे। ओके ये भी हमें पता चलता है। मैं लास्ट पॉइंट, फिर लोग कहेंगे लेकिन इतना सोफिस्टिकेटेड वर्णन हमें मिलता है रामायण में, रावण पूरा दुनिया भर घूम रहा है, और ये इतना सोफिस्टिकेटेड था क्या? तो ये जो मैं रिसर्च आपको दिखा रहा हूँ वो एकदम रिसेंट 10 अगस्त 2020, 1 साल पहले का मैं आपको रिसर्च दिखा रहा हूँ। ये प्रोफेसर रामस्वामी फ्रॉम तमिलनाडु ने किया हुआ, कि ये आपको जो दिख रहा है इधर जो पोर्ट है ना, ये अभी ये पानी के नीचे है, बिकॉज अभी का जो पुंपुआर जगह है वो यहाँ है, इधर यहाँ जो वर्टिकल लाइन है ना इधर है, ये सब अभी नीचे पानी के नीचे है। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो 20,000 साल के पहले की बात कर रहा हूँ। ओके ये जो अंदर स्ट्रक्चर्स उनको मिले हैं, दिस इज कॉल्ड P1 पोर्ट 1 नियर पुंपुहार। और ये पोर्ट का स्ट्रक्चर इतना सोफिस्टिकेटेड है, अभी तो बहुत सारा वॉश आउट होके गया है पानी के नीचे करके,
तो उन्होंने रामस्वामी ने ऐसा कहा है कि ऐसे ही सोफिस्टिकेटेड पोर्ट्स, इतना ही सोफिस्टिकेटेड पोर्ट्स 500 इयर्स 200 300 इयर्स तक दुनिया भर थे, लाइक रोम ग्रीस वाले भी। उसके बाद थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में अभी जो परिवर्तन हुआ है उससे फर्क पड़ता है। तो 20,000 साल पहले इंडिया में सोफिस्टिकेटेड पोर्ट के हमारे पास साक्ष्य है। उसके पहले फिर पानी अंदर अंदर आते गया और फिर वो इवन महाभारत के समय में आ जाता है। ओके, अब लोग पूछते हैं आर्कियोलॉजी कहाँ है, मैं आपको शॉर्ट में कर रहा हूँ। आर्कियोलॉजी में आपको पता चलेगा कि हम बोलते हैं कि भाई लेकिन पॉट्स पैंस कहाँ है, तो इंडिया में इतना रामायण हो रहा है हम जैसे कि यूज करते हैं रामायण हो रहा है, तो दुनिया में कुछ भी नहीं हो रहा है भाई, ऐसी परिस्थिति है ही नहीं। ओनली प्रॉब्लम क्या है कि जब विकिपीडिया या गूगल में आप चले जाओगे तो भारत के बारे में कोई इंफॉर्मेशन विकिपीडिया रखने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं तो 10 इयर्स में उसके साथ अंदर डालने का प्रयत्न करता हूँ, मैंने अभी छोड़ दिया। वो इमीडिएटली कोई तो एंटी इंडिया आदमी आके रिमूव कर ही देगा, वो टाइम ही वेस्ट करेगा। वी हैव टू हैव आवर ओन विकिपीडिया जो कुछ पीडिया चाहिए वो, कॉन्टेम्पररी रामायण कल्चर आप दुनिया में चले जाए तो एक्चुअली है। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये नातुफियान कल्चर, जो अभी हम जहाँ इजराइल कहेंगे आजकल का, उधर का जो कल्चर है वो 15,000 साल पहले वाला कल्चर है। डू यू नो हाउ सोफिस्टिकेटेड, कितना सोफिस्टिकेटेड है ये जो डोरोथी गैरोड ने उसने वो 1928 में डिस्कवर किया, कितना सोफिस्टिकेटेड है। दीज आर द थिंग्स। आज आप इंडिया के गांव में चले जाइए, मैं तो गांव में देहाती आदमी हूँ, 15 साल मैंने गांव में बिताए हैं, ये आप गांव में सब मिलेंगे चीज आज आपको, सब चीज मिलेंगी आपको। ओके, एंड वेरी डेकोरेटिव। इफ आप जापान में चले जाइए तो जो हामोन पॉटरी जिसको बोलते हैं, और उसका कनेक्शन इक्वेडोर के साथ भी है, वो भी 14,000 साल, 14,000 बीसी 16,000 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। ये आपको पॉटरी, सोफिस्टिकेटेड पॉटरी मिलती है। परु में 20,000 ईयर्स तक आप पीछे जा सकते हैं। आर्कियोलॉजी एविडेंस की कोई कमी नहीं है। मैं मेरा लास्ट स्लाइड, तो मैंने आपको सिर्फ आर्कियोलॉजी एस्ट्रोनॉमी से थोड़ा सा दिखाया, फिर थोड़ा अदर जियोलॉजी, थोड़ा जेनेटिक्स, आर्कियोलॉजी, थोड़ा हाइड्रोलॉजी की थोड़ी सी बात की, बहुत सारे सब्जेक्ट की बात नहीं की। लेकिन मुझे दिखाना ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने सब जो नाम लिखे हैं, ये जो विज्ञान के जो अलग सब्जेक्ट्स है, इसमें भी साक्षात जाके देखे और उसको वाल्मीकि रामायण के जो डिस्क्रिप्शंस है, वर्णन है, उसके साथ आप कनेक्ट करें, तो सब वो जो सपोर्ट है वो आपको रामायण का जो मैंने समय निकाला है वहां ही आपको लेके जाते हैं। तो आर्कियोलॉजी कैन कोरोबरेट नो, विज्ञान में ये भाषा में सीखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई तो आपको 100% कॉन्फिडेंट है, नहीं, विज्ञान कोई भी चीज में 100% कॉन्फिडेंट नहीं है। इट इज मोर लाइकली वर्सेस लेस लाइकली। एंड इन विज्ञान में हम प्रूव डिस्प्रूव भाषा यूज नहीं करते, वी कोरोबोरेशन एंड फॉल्सिफिकेशन कहते हैं। ओके, जो हमारे शास्त्र की भाषा भी ऐसी ही है। आप भगवत गीता भी पढ़ी है तो कृष्ण भी क्या बोलते हैं कि देखो मेरा ये मत है, नाउ तुझे जो करना है वो कर, यथेच्छसि तथा कुरु। फाइनली वो कृष्ण अर्जुन पे ही छोड़ देते हैं। श्रद्धा, संशय, जिज्ञासा ये भी चाहिए, विज्ञान बुद्धि भी चाहिए, तर्कशास्त्र भी चाहिए। तो हमें ये समझता है कि हमारा जो रामायण महाभारत की इतिहास है हमारे, ओके, इंस्पायरिंग है, ऑब्जेक्टिव है, वो हमें ओन करने है। दूसरे कोई लोगों से हम देखने के ये नहीं करेंगे कि भाई आप मान लो, नो, वो माने या न माने, ये हमारा इतिहास है। हमें उसके लिए स्वाध्याय करना चाहिए, हमें उसके लिए तपस्या करनी चाहिए। So let's do it, okay? And just, you have seen my books, so these are the books if you are in India, and if you are outside, then these are the books. I will stop here. I'll stop sharing. Om Prakash ji, if I have gone over time, which I have, my apologies. And if you have some time, thank you so much, Nilesh. No, you've not gone over time. Actually, we should have more time. This is just barely scratching the surface of such in-depth research. There is no question about that. तो सब जरा एक बार अनम्यूट करें, थोड़ी ताली वाली तो हो जाए कि नहीं? दिमाग चकरा गया सुन के। वंडरफुल प्रेजेंटेशन भाषण रहा नीलेश जी आपका। वंडरफुल प्रेजेंटेशन। दिमाग चकरा गया, लेकिन स्वीकारवादी है भाई, हम स्वीकार करते हैं कि आप जो बता रहे हैं वो सब सही है। बस सही। Your presentation was very unique. thank you. Very unique and so much of information. It is something like you are taken to some other world. Thank you. सर इसमें तो एक लेक्चर और होना चाहिए। हाँ, नहीं, एक लेक्चर नहीं, there will be a lecture सर ये। Clear, actually, नीलेश जी has to be available. तो नीलेश जी अगर हाँ, क्योंकि सर वो मतलब प्यासे रह गए सर। नीलेश सर, one person at a time, please. नीलेश सर,
We want one more lecture. हाँ करेंगे. Yes. So Nilesh ji, I know your schedule is very busy. So, but whenever we meet Saturdays same time. So in future, whenever you have time available, just let me know. And, yes. We will take advantage of. yes. और अभी किसी ने जो लिखा वहाँ ओम प्रकाश जी, उन्होंने अजय जी या मैं किसी का नाम देखा उधर वो मैसेज आते हुए, उन्होंने कहा, वो मैं रिपीट करता हूँ, राम मलिक जी के पास तो बुक है ही. आपको बुक भी पढ़ना है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वो भी थोड़ा हेवी हो सकता है. नहीं, ऐसा नहीं, आप प्रयत्न कीजिए. लेकिन अभी अजय जी ने शायद कहा, उधर लिखा कि मेरे आप YouTube में चले जाइए तो 400+ टॉक्स है मेरे, YouTube में. ऐसे जैसे कि आज भी ये ओम प्रकाश जी ने वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये भी चला जाएगा कहाँ, वो YouTube पे. ऐसे 400+ टॉक्स है. आप ब्लॉग में चले जाइए तो मेरे 500+ ब्लॉग आर्टिकल्स मैंने लिखे हुए हैं. 3 बुक्स है, उसमें से एक रामायण पे, 2 महाभारत पे. तो आप जरूर प्रयत्न कीजिए. बिकॉज मैंने जैसा कहा ना कि एक ऐसे लेक्चर से तो हमें स्फूर्ति मिल जाती है, थोड़ा बात समझ में भी आ जाती है, लेकिन उसको थोड़ा और डिटेल में जाना है और पूरा मन में वो अंदर जानी है, तो कोई चीजें बार बार देखनी पड़ेगी, बार बार पढ़नी पड़ेगी. तो प्लीज वो करिएगा. और फिर ओम प्रकाश जी, मैं तो समय हम दोनों डिसाइड करेंगे, फिर मैं कभी डेफिनेटली तो आ ही जाऊंगा. Very nice. और कोई प्रश्न, कोई ऑब्जेक्शंस है, हमारे पास समय है तो हम कर सकते हैं, नहीं तो हम हाँ श्योर यार, मैं अभी थोड़ा सा सकता हूँ. मैं प्रश्न के लिए इनवाइट आपको कर रहा हूँ. आई नो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, पर उसके पहले मैं एक दो अब जरा सा आप म्यूट करना है फिर से अपने, नहीं तो फिर वही ये जूम का और इसका ये तो थोड़ा रहता है. आई थिंक देयर आर सम पीपल हु आर नॉट म्यूटेड, तो कुछ आवाज आ रही है. सो मैं तो सिर्फ 1 ही मिनट लूंगा, बिकॉज आई नो वी वांट टू हियर निलेश जी. जस्ट वांट टू गेट बैक टू आवर नॉर्मल रूटीन. तो मैं भी एक कॉपी करके थोड़ा स्क्रीन शेयर में भी कर लूँ, आपको भी लगेगा कि हाँ इसके पास भी कुछ बताने को है. So this is what is coming up now. Next 2 Saturdays, there are 14 speakers talk very briefly on मानस में मेरा प्रिय शब्द. मानस में तो हजारों शब्द हैं, तो उन्होंने एक शब्द चुनाया है और वो उसके बारे में बात करेंगे. सो अगले सैटरडे और उसके बाद वाले फिर 25 और 26 सितंबर को चूंकि ये भारत की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष चल रहा है, सो वी आर ऑर्गेनाइजिंग है मेरा भारत पर काव्य गोष्ठी. सो देश विदेश से कवि लोग भारत के विषय में कविता लिखेंगे और लिख रहे हैं और वो प्रेजेंट करेंगे. सो उसके लिए आई हैव ऑलरेडी फ्लोटेड ए गूगल फॉर्म. सो अगर आपकी अपनी स्वयं की स्वरचित कविता, ओनली योर ओन रिटन पोएम, इफ यू वांट इंडिया ऑन एनी एस्पेक्ट ऑफ इंडिया, जैसे भी नीलेश ने बात की अबाउट अवर स्क्रिप्चर्स, अबाउट अवर हिस्ट्री, अबाउट ग्रह नक्षत्र, अपने महापुरुष, एनी एस्पेक्ट. So just please submit that Google form. I have already received more than 80 this morning when I checked, within the last 48 hours from 10 countries. So just be quick on that, as you know. And then 2nd October महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती है, संयुक्त से शनिवार भी है. So we will have some discussion on Ramayana and Mahatma Gandhi. तो वही थोड़ा जो आप लोग WhatsApp मैसेज वगैरह अगर ना देख पाए, skip हो गया. So this is all coming up. So please plan accordingly. But now I will close this. I will not waste any time. And now we will open up this for question. And let me close this slide share. And I think Chaubey ji, you wanted to ask that question. And इसको मैं इसको करता हूँ gallery view पे, so I can see. Chaubey ji, आप शुरू करिए. Then we will invite other people. हाँ जी, Chaubey ji, please go ahead. सर, आपने जहाँ से स्टार्ट किया था तो एक क्वेरिसिटी मेरे दिमाग में आई कि महाभारत का लगभग आपने जो बताया समय, वो बताया 5561 प्लस 200 ऐड कर दें, उसमें 2000 ऐड कर दें, तो अप्रोक्सीमेट 7000 हुआ. 7000 में प्लस 7000 जोड़ते तो 14000 हो जाता रामचंद्र जी का. 14000 में अगेन 7 जोड़ते हैं तो ऋग्वेदा काल आ जाता है. तो इट मीन्स ये मैं ऐसा सोचता हूं कि कलयुग जो है 5000 साल बाद खत्म हो जाएगा फिर तो, अगर इस रिसर्च के हिसाब से चलते हैं तो. हाँ, बहुत बढ़िया. नहीं, मैं उसको उत्तर देता हूँ. पहले जो आपने बात कही वो मैं जनरली कहता हूँ, वो मैं भूल गया और समय की भी सीमा रहती है. मैं लोगों को सिंपल ध्यान रखने के लिए जो राकेश चौबे जी ने बता दिया अभी आपको, वो भी ध्यान रखने के लिए अच्छा है कि हमें आपको महाभारत, रामायण और ऋग्वेद
किसी को बताना है तो पहले एक चीज तो आप बता सकते हैं कि भाई हमारा संस्कृति तो कम से कम साक्ष्य, साइंटिफिक साक्ष्य के साथ भी हम कह सकते हैं कि 24,000 ईयर्स से ज्यादा है। ओके, और वो कहने के लिए मैं सिंपल एक फॉर्मूला किया है जो चौबे जी ने एक अलग ढंग से बताया कि सिंप्लिसिटी ध्यान रखने के लिए महाभारत 7,000 साल पहले, जो आप क्या आप कहते हैं पहाड़े कहते हैं, मराठी में पहाड़े कहते हैं, लाइक मल्टीप्लीकेशन, 7 के साथ 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। तो 7,000 साल पहले महाभारत, 14,000 साल पहले रामायण और 21,000 साल पहले ऋग्वेद। ये आप सिंपल ध्यान रखने के लिए 7 का पहाड़ा याद रखिए, तो वो सिंपल है। उन्होंने जो दूसरी बात कही कि अभी ये अपने कृष्ण हमारा जो राम जी की वो तो त्रेता युग का समय कहाँ है, वाल्मीकि रामायण में कहाँ है, इतर जगह भी कहाँ है, जो महाभारत का समय द्वापर युग का था, तो ये सब हिसाब करे तो अभी फिर कलयुग तो 5,000 साल की ऐसी कुछ बन जाएगी क्या, और छोटी बन जाएगी, वो 432,000 वाली नहीं बन जाएगी। तो उसका मैं संक्षिप्त में उत्तर देता हूं, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि यूट्यूब वीडियो जाके आप जरूर देखिए, उसमें यूट्यूब वीडियो में जाके आप मेरा नीलेश ओक नाम डाल के और भी ये डाल सकते हैं, लाइक द प्रॉब्लम सॉल्व, द युगा प्रॉब्लम सॉल्व, और ऐसा कुछ आप कीवर्ड डालेंगे तो आपको मेरे एक जगह 3 सीरीज टॉक मिलेंगे, दूसरी जगह 4 सीरीज के टॉक मिलेंगे। उसमें मैंने ये दिखाया है, मैं संक्षिप्त उत्तर दे रहा हूं कि हमारे दिमाग में एक वो 432,000 वाला कलयुगी बैठा है। एक्चुअली आपको पता है वो कहां से कलयुग आता है 432,000 वाला? उसका हमारे इतिहास के साथ कोई लेना देना नहीं है, हमारा ही है वो, हमारा ही युग का कंसेप्ट है वो 432,000 और 4.32 मिलियन वाला। लेकिन उसका संबंध आता है हमारी जो एस्ट्रोनॉमी है उसके साथ, उसका संबंध है वो। जैसे कि हम किसी को एक्सप्लेन करने के लिए, जो फ्रैक्शन एक्सप्लेन करने के लिए हम, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि 100 डिवाइडेड बाय 1000 इज सेम एज 10 डिवाइडेड बाय 100 इज सेम एज 1/10, ऐसा होगा ना। सिमिलरली उन्होंने एक बड़ा 4.32 मिलियन ईयर्स के सूर्य के रोटेशन ले लिए है, और वो लैंग्वेज में वो बता रहे हैं कि जब ये एक महायुग 4.32 मिलियन ईयर्स का सूर्य के ईयर्स के जब होता है, उस समय में चंद्र के इतने रोटेशन होते हैं, गुरु के इतने रोटेशन होते हैं। ये मैं जैसा कह रहा हूं ऐसा आपको एग्जैक्टली सूर्य सिद्धांत में और आर्यभट्टिया में आपको मिलेगा। तो ये जो नंबर गेम था, इट वाज अ मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट, जैसे कि हम पाई के लिए 22/7 यूज करते थे, आपको याद होगा क्लास में वगैरह करने के लिए, सिंपल अप्रोक्सीमेशन। सिमिलरली इट वाज देयर। कहां तो ये जो फिलोसॉफिकल एस्ट्रोनॉमिकल नंबर है उसको हमने इतिहास के लिए ले लिया, और वहां से पूरा डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन हुआ है। एक्चुअली युग के और भी डेफिनेशंस है, युग के साइकोलॉजिकल डेफिनेशंस है, युग के फिलोसॉफिकल डेफिनेशंस है, युग के भक्ति के डेफिनेशंस है। अभी भक्ति का मैं आपको डेफिनेशन देता हूं क्योंकि सब यहाँ राम भक्त एक जगह आए हुए हैं। अभी चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण का भक्ति के बारे में उन्होंने कहा है, उनका जो 8 वर्ष से उन्होंने लिखे, ऐसा आपने सुना होगा। उन्होंने उसमें ये कहा है, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यातीतम जगत सर्वम गोविंद विरहिण में। जब एक निमेष समय के लिए मुझे गोविंद का विरह हो जाता है तो मुझे युग चला गया ऐसा फील होता है। ओके, युग, ये इमोशनल भक्ति वाली डेफिनेशन है। आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी साइंस में भी ऐसा किया था, आपको पता होगा, तो 1938 का उनका पेपर है, जर्नल ऑफ एक्सोथर्मिक साइंसेस। आपने ये उनका कोट पढ़ा होगा रिलेटिविटी के बारे में कि इफ यू सिट विद अ ब्यूटीफुल गर्ल फॉर 1 hour इट फील्स लाइक अ मिनट, एंड इफ यू सिट ऑन अ हॉट प्लेट फॉर अ मिनट इट फील्स लाइक एन आवर। आपको ये पता है कि उन्होंने एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की। वो चार्ली चैपलिन के वाइफ को उन्होंने बोरो किया टू डू ए ऑयस्टर बार डेट इन न्यूयॉर्क। न्यू जर्सी से वो न्यूयॉर्क चले गए, एंड चार्ली चैपलिन के वाइफ के साथ ही स्पेंड अ टाइम इन ऑयस्टर बार। व्हेन ही फेल्ट लाइक, उसको लगा कि 1 मिनट हो गया, तो उन्होंने देखा वो 57 मिनट्स हो गया था। देन वो न्यू जर्सी में घर में आए और हॉट प्लेट पे बैठे, और उनको लगा भी 1 घंटा हो गया हॉट प्लेट में बैठने के बाद, तो उठ गए, तो वो 1 मिनट भी नहीं हुआ था। उसके बाद उन्होंने वो पेपर लिखा है। आई एम सेइंग दीज आर द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ अ युगा। तो वो जो 432 वाला वो भी सच है, लेकिन उसका उपयोग हम हिस्ट्री के लिए नहीं करना चाहिए। एक और थोड़ा सा ऐड करता हूं, इस शायद हमारे पास समय नहीं तो हम इसमें भी रुक सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा चौबे जी ने। उसका ये जो मैं कह रहा हूं उसका वर्णन महाभारत और रामायण में भी है। महाभारत में ये कहा है
कि जब चित्रांगद और चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य जब छोटे थे और भीष्माचार्य उनके लिए युद्ध राज्य चला रहे थे, तो भीष्माचार्य इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, इसलिए महाभारत में भीष्माचार्य युधिष्ठिर को कहते हैं युग के बारे में, ये युग कैसे आते हैं युधिष्ठिर पूछता है, तो भीष्माचार्य कहते हैं राजा कालस्य कारणम। राजा कौन सा युग आएगा, एडमिनिस्ट्रेटर कौन सा युग आएगा, उसका डिसीजन लेता है। तो महाभारत हमें कहते हैं कि जब भीष्माचार्य इतना अच्छी तरह रूल कर रहे थे, महाभारतकार मीनिंग व्यास बोल रहे हैं कि भीष्माचार्य जी ने सत्य युग लाया ना, वो तो द्वापर युग की बात चल रही है। परशुराम जी ने 21 टाइम्स मिसक्रिएंट्स को उखाड़ दिया, तो महाभारत हमें कहता है कि परशुराम जी ने सत्य युग लाया, ये महाभारत में बात आती है। और राम जी जब हमें रावण को मारने के बाद अयोध्या में आते हैं और फिर राज्य कारभार शुरू करते हैं, तो वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन आता है कि राम जी ने सत्य युग लाया, तो राम जी का तो त्रेता युग है। सो हमें अलग ढंग से युग, तो युग मीन्स एक समय की बात है, लेकिन वो अलग ढंग से हमें समझने वाली बात है। धन्यवाद। चौबे जी, आपने प्रश्न नहीं पूछा, मैंने ये अपॉर्चुनिटी ले ली, सो थैंक यू। मैंने चांस ले लिया और मुझे जो कहना था वो कह दिया। ओके, थैंक यू। ये वो 33 करोड़ देवता और 33 कोटि देवता जैसी परिभाषा हो गई है। हाँ, बहुत ही सही, धन्यवाद। अच्छा, we have time for one more short question. Yes. Can I ask a question? हाँ बोलिए, go ahead. नहीं, राम के बारे में जो इनकी बुक है उसमें तो बहुत डिटेल है, 222 पेज में उन्होंने सारा दिया हुआ है, मगर मुझे महाभारत का उनकी किताब थी वो पढ़ा, इसमें भी रेफरेंस है कि वो कहते हैं कि महाभारत 5561 BCE में हुए। अभी भगवान कृष्ण का हम लोगों ने 5248वां बर्थडे मनाया है, जो कि 3226 BCE होता है। और महाभारत युद्ध हुआ था जबकि वो 89 ईयर ओल्ड थे, तो 3600 BC होता है, और आप 5560 2000 ईयर का फर्क है। जैसा कि है इतिहास में हर जगह लोगों का है, सो कैसे वो हमें समझ में नहीं आया था आपकी किताब। हाँ, बस सबको प्रश्न समझ में आ गया कि जो जनरल जो हमारा जो एक समझ कह सकते हैं हम, हमारे सोशल कल्चरल समझ में यह है कि 5000 साल पहले महाभारत हो गई। इनफैक्ट वो तो सिर्फ महाभारत के लिए नहीं मैं कह रहा हूं, आप सच में सोच के देखिए, हमें कोई भी आपको आके पूछे कि भाई आपकी जो कुछ हिंदू संस्कृति है वो कितनी पुरानी है, तो हम नींद में से उठा जैसे एकदम लेजी आंसर देते हैं, भाई 5000 साल की है, ये एकदम लेजी आंसर है। एक्चुअली उसमें से वो लेजी आंसर हो गया। उसका भी कारण यही है कि एक 3102 में कलयुग की शुरुआत हुई, ऐसा हमने कुछ निकाला। उसका भी संबंध एस्ट्रोनॉमी से है। जैसे कि अभी जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो 2000 साल पुराने हो गया, आज हम कह रहे हैं 2021, तो उसका रेफरेंस क्या है? आपको एक जोक करके अच्छा लगेगा कि बहुत बार ऐसे सोचते हैं कि जीसस का बर्थ से कैलेंडर शुरू हुआ ना, कोई रिसर्च जो जीसस था नहीं, वो अलग बात होगी, लेकिन जिनको वो मानते हैं कि जीसस हुआ, इवन वेस्टर्न लोग वो भी बोलते हैं कि जीसस का बर्थ हैपन इन 4 AD। ना ये उसका आपका ह्यूमर पता चलेगा, बिकॉज जीसस का जन्म हुआ तो 0 आप कह रहे हो, लेकिन यू आर सेइंग कि वो 4 AD में जन्म हो गया उनका, तो दैट्स अ ह्यूमर जिनको समझ में आ गया वो। तो ये कलयुग का जो चक्कर है, जो कैलेंडर के लिए रेफरेंस था 3102, उसका एस्ट्रोनॉमी में आंसर है उसका Q3102, उसका ये कलयुग के साथ कुछ संबंध नहीं है, लेकिन वो जब एक कनेक्ट किया गया तो उससे फिर हमारा जो चलता है वो ऐसा ही चलता है। लेकिन जो महाभारत के जो अंदर की जो साक्ष्य है, और वो साक्ष्य बहुत रिच है, सिर्फ खगोल शास्त्र के लिए 300 है, सिर्फ सरस्वती नदी के लिए 200 है, तो सिर्फ महाभारत की साक्ष्य आप ऐड करते जाओगे। और मेरे टॉक आप जरूर देखिए महाभारत के, उसमें मैंने जेनेटिक्स एविडेंस दिखाया है, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, एग्रीकल्चर, आप नाम ले लीजिए, वो एविडेंस वहां है। उससे 5561 ही हो सकता है। और कृष्ण का हम जो 89 कहते हैं वो अभी लंबा हो जाएगा उसका उत्तर। उसका भी प्रॉब्लम यह है कि हम थोड़ा सा इधर से ले लिया, जो हम जुगाड़ कहते हैं ना, जुगाड़, एक चीज यहां से ले ली, दूसरी चीज यहां से ले ली, उसमें से एक चीज जो 125 ईयर्स, इसलिए वो 90 साल के हो जाते हैं कृष्ण भगवान युद्ध के समय, वो हमने ले लिया भागवत पुराण से। लेकिन 35 ईयर्स का जो उसके बाद जो द्वारका चली गई वो हम लेते हैं महाभारत से।
दूसरी कोई चीज, ऐसा तो नहीं चलेगा, ऐसा तो चलता ही नहीं, लेकिन उसके कारण वो जुगाड़ होके बैठा है। लेकिन आप पूरा महाभारत का ही एविडेंस ले लो, फिर हरिवंश का एविडेंस उसमें ऐड कर दो, भागवत पुराण का जो अप्रोप्रिएट एविडेंस ऐड कर दो, तो 55-61 आ जाता है। कृष्ण की जो आयु है, जो मध्वाचार्य संप्रदाय के कोई यहाँ लोग होंगे तो उनको पता चलेगा, उन्होंने वो डेट निकाली, वो ठीक करेक्ट है। वो एक बात, 107 ईयर्स कृष्ण का लाइफ टाइम हुआ, लाइफ स्पैन हुआ। मैंने भी शुरुआत की 125 से, देन मैंने 116 पे मेरा ब्लॉग्स है। मैं एक साइड बार करता हूं, तो बेसिकली 5561 इज करेक्ट। मैं एक साइड बार आपको कहता हूं कि हमारा जो संशोधन है वो कैसा होना चाहिए। आप मेरे ब्लॉग साइट पे चले जाइए तो आपको ये पता चलेगा, आपको कृष्ण का पूरा लाइफ स्पैन कितना था उसके ऊपर मेरे 3 ब्लॉग मिलेंगे। एक ब्लॉग में मैंने लिखा है 125 ईयर्स, दूसरे ब्लॉग में लिखा है 116 ईयर्स, तीसरे ब्लॉग में लिखा है 101 ईयर्स। तो अब भाई आप पूछोगे भाई इसमें से आपका रियली कौन सा है? एक्चुअली नाउ द वन रियली इज 107, जो लिखा ही मैंने नहीं है, वो भी मैं लिखने वाला हूं। लेकिन द पॉइंट इज, जो पुराना है वो मैं डिलीट नहीं करता। वो पुराना मैंने कैसा लाया ये भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि तब मैं वो भागवत पुराण का रेफरेंस लिया, फिर ये क्यों ऊपर करके गया। ऐसे ही वादे वादे जायते तत्वबोधो हम कहते हैं ना, करके करके हमारी प्रोग्रेस हो जाती है। तो हमें कोई हाइड करने की चीज नहीं है, हमारे पास जितनी साक्ष्य है ऐसी दुनिया में कोई दूसरे सिविलाइजेशन के पास साक्ष्य है ही नहीं। सो वी शुड डू इट। हम रुक सकते हैं ओम जी, बहुत लेट हो गया, 3 मिनट ऊपर हो गया। बहुत धन्यवाद, एक सवाल मैं पूछना चाहता था, एक जानकारी लेना चाहता था। हाँ जी, है समय है क्या? ओम जी हाँ। नहीं, मैं एक ये चीज पूछ रहा था, एक मिस्टर पीएम ओक की एक पुस्तक है, और उन्हें संस्कृत वाले शब्दों को ग्रीक और लैटिन से जोड़ा है कि मैंने संस्कृत में था, जैसे नियर, पाथ, मातर, फादर, ऐसा करके। तो इज ही रिलेटेड टू यू? नंबर 1, डू यू कम फ्रॉम दैट फैमिली? कि क्या है उनकी बहुत अच्छा, उन्हें रिसर्च किया है भाषा विज्ञान पे, उनका बहुत अच्छी वो है। तो दिस इज 1। नंबर 2, ये साहब, ये जैसा हम लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, भक्ति का ये मार्ग है जैसा आपने बताया, और आपने युग की परिभाषा भी अच्छी बता दी। उसमें कई कई जगह ऐसा रेफरेंस होता है कि युग, जैसे शिव जी जा रहे थे, बोले इस समय त्रेता युग चल रहा है। मैंने ऐसा लगता है कि युग रिपीट होते हैं, कि पहले त्रेता हो गया, फिर द्वापर हो गया, कलयुग हुआ, फिर ऐसा होगा। तो इज इट सो? ओके, मैं संक्षिप्त में उत्तर देता हूं। पहले का जो पीएन ओक है, उनके साथ मेरा दूर का नाता है, समझ लो। ओके, ओक ओक है ना, उतना नाता है। जो अभी आपका द्विवेदी नाम है आपका, तो दूसरे द्विवेदी मिलेंगे तो उनके साथ जो आपका रिश्ता है वही मेरा रिश्ता है ओक जी के साथ, समझ लो। और जो युग की बात की, सिंपल आंसर ये है कि आप यूट्यूब में जरूर समय स्पेंड कीजिए, नीलेश ओक और युग ऐसा टाइप कीजिए। यू आर गोइंग टू, आपको एक 7-8 अलग अलग टॉक्स मिलने वाले हैं, आप वो जरूर देखिए, बार बार देखिए, उसमें बहुत सारी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएगी। हमारे यहाँ युग के 30 से 40 से ज्यादा अलग अलग डेफिनेशंस है, लेकिन ये कोई लोग बात नहीं करते। हमें लगता है कि युग एक ही है, ऐसा नहीं है, अलग अलग डेफिनेशंस है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। धन्यवाद। अभी ऑलवेज ट्राई टू फॉलो टाइम एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो फिर से नीलेश जी के दर्शन होंगे ऐसे हम कामना करते हैं, और जब इनको समय होगा आप सबके सामने इन्होंने कहा है हमें बताएंगे, एंड वी विल so we close this. Om सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ओम शांति शांति।